अच्छा, चैप्टर 14। सर आप तो छोटे छोटे ही करते हैं, जल्दी खत्म हो आधे आधे घंटे की। यार यही पढ़ा है सिर्फ चेक भी सामने बाकी है। कोशिश पूरी करेंगे खत्म करने की आज हो जाएगा, आप मुझे इंशाल्लाह, क्योंकि है तो रिवीजन ही है ना जो भी। रौला तो ये है कि है तो रिवीजन चैप्टर नंबर 1 के अलावा। ले बेटा, चैप्टर 14 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। याद है हमने डिस्कस किया था कि नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है बोला, ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है बोला, रिटन डॉक्यूमेंट। तो हमने डिस्कस किया था कि ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकता हो, तो इस तरह के रिटन डॉक्यूमेंट को हम कहा करते थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन मेरे बच्चे, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये जो रिटन डॉक्यूमेंट जिसको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, हमने कहा था कोई साफ सुथरा कोई कागज नहीं है। इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे जो एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकता है। तो मेरे बच्चे एक पक्की का याद रखिएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है रिटन डॉक्यूमेंट जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को, एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकता है। ये रट्टे वाली बात है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे बच्चे इसको इग्नोर ना किया करें, बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता कि ये कब एप्लीकेबल हुआ। ये किस, चलें ये तो सादी सी बात बता रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, हाँ ये वाले, कि 1 मार्च 1982 को ये एप्लीकेबल हुआ था। क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 आप पढ़ रहे हो, तो ये ना हो कि जब वो 4 ऑप्शन आएंगे तो वहां पे आपको लगेगा कि शायद 1981 में ही कहीं एप्लीकेबल हुआ है। अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो 82 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ है। ये मेरे बच्चे आगे जब आएगा सेक्शन में आपको बताऊंगा ये इस सेक्शन का मतलब क्या है। चलें खैर, अभी रहने दें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ले बेटा, अगली बात आएगी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये ठीक हो गया, ये भी हमने बात की। ले बेटा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं। मेरे बच्चे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसलिए पढ़े और पढ़ाए जा रहे हैं आपको कि क्योंकि हम चाहते हैं कि पैसे के कोई अल्टरनेटिव हो। क्योंकि जब हम कैश कैरी करते हैं मेरे बच्चे, कैश कैरी करने में एक तो कैरी करना आसान नहीं होता, डेफिनेटली आप अच्छा खासा पैसा अगर किसी को पे करना है, उतना ही पैसा आपको लेके जाना पड़ता है। अगर 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, तो एक तो ये दिक्कत रहती है। दूसरा मेरे बच्चे, आपको पता है कि अगर रास्ते में कोई खुदा ना खासा कोई चोर मिल गया, उसने आपके पैसे चुरा लिए, तो ये नहीं पता चलेगा कि आपके पैसे थे कौन से, क्योंकि आपका कौन सा इनके ऊपर नाम लिखा होता है। तो कैश के अंदर कुछ रिस्क होते हैं। इन रिस्क से बचने के लिए मेरे बच्चे यहाँ पे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, यानी कि आप कैश की बजाय इनके अल्टरनेटिव सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखना, ये कैश के अल्टरनेटिव्स हैं। जो भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो कैश के अल्टरनेटिव्स के तौर पे इस्तेमाल होंगे। बेटा, ये हैं कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, 3 ही हैं। अगर आपको याद हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के मुताबिक 3 इंस्ट्रूमेंट को ही हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसके अलावा कोई चौथा इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगरचे बेतहाशा इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी खसूसियात बिल्कुल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जैसे हमने डिस्कस किया था। इवन आपके करेंसी नोट, ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर बाजाहिर देखा जाए है, और शेयर सर्टिफिकेट्स हैं और जमीनों के कागज हैं। अगर देखा जाए बाजाहिर तो नजर आ रहा है कि वो भी तो आगे ट्रांसफर होते हैं ना, तो वो भी तो सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। लेकिन लॉ कहता है कि नहीं, हम 3 इंस्ट्रूमेंट को ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। और वो कौन कौन से हैं, प्रॉमिस नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इसकी डेफिनेशन देखोगे मेरे बच्चों, उसने बड़ा वाजे करके लिखा हुआ, मीन्स एंड इंक्लूड नहीं लिखा कि जो आपके दिमाग में शायद वो भी है ना। मीन्स मतलब सिर्फ यही 3 इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये बात में आखिर पे जाके देखेंगे इसका मतलब क्या है। ले बेटा, फिर हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे, फिर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आगे चले जाइएगा, सीधा प्रॉमिस नोट पे आए। तो प्रॉमिस नोट मेरे बच्चे, जब हमने डिस्कस करना शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि कोई मिस्टर ए है, कोई मिस्टर ए है। ले बेटा, आज हम वो कहानियां रेगुलर क्लास वाले नहीं डिस्कस करेंगे, आज हम तरीके से पढ़ेंगे। कोई मिस्टर ए है मेरे बच्चे, ये मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया और मिस्टर बी को कहा कि सर आपके पास ये गाय है, ये गाय मुझे सेल कर दो। उसने कहा कि ठीक हो गया भाई, पेमेंट कब करोगे। उसने कहा कि मैं पेमेंट आपको कर दूंगा 6 महीने के बाद। उसने कहा कि क्या पक्की बात है, पेमेंट कर भी दोगे। वो कहते सर भरोसा कर ले। वही बात, वो कहता है अगर मुझे आप पे भरोसा ना हो, आपकी जुबान पे भरोसा ना हो। तो उसने, मिस्टर ए ने कहा ये 1 लाख रुपया मेरे बच्चे, 1 लाख रुपए की उधार ये गाय खरीद रहे हैं। और इसका मतलब ये जब ये उधार खरीद रहा होगा तो मिस्टर ए डेटर बन गया और मिस्टर बी क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। तो मिस्टर बी हो सकता है उसको कह रहा हो कि सर अगर आप मुझे आपकी जुबान पे भरोसा ना हो तो फिर, तो मिस्टर ए ने वहां पे कहा कि अगर जुबान पे भरोसा नहीं तो क्या आप लिखे हुए पे भरोसा कर सकते हो। उसने कहा कि हाँ, लिखे हुए पे भरोसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने क्या करना शुरू किया था, लिखकर उससे वादा किया था, लिखकर मिस्टर बी से वादा किया था कि मैं 6 महीने के बाद आपकी ये पेमेंट कर दूंगा। मान लो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था मेरा ये 1 जनवरी को हो रहा है, 1 जनवरी 2024 को ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ले बेटा, उसने क्या करना है, आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दे देगा
और आपको कहेगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करें। सम टाइम तो वो कहेगा कि अगर मिस्टर ए ड्रॉ करे उसकी नेचर बताओ इंस्ट्रूमेंट, अगर मिस्टर बी ड्रॉ करे उसकी नेचर बताओ, या कुछ और सिचुएशन दे देगा, वो सिचुएशन में अभी आपको बताऊंगा। ले बेटा, सबसे पहले अगर मिस्टर ए लिखकर वादा करता है, याद है हमने डिस्कस किया था कि डेटर जब भी लिखकर वादा करेगा वो हमेशा प्रॉमिसरी नोट बनेगा, ये पक्का करके दिमाग में रखना है। प्रॉमिसरी नोट हमेशा डेटर की तरफ से बना करेगा और बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा क्रेडिटर की तरफ से बनेगा। अगर आपने इस चीज में गलती कर दी मेरे बच्चे, तो यकीन कीजिए खुदा ना खासा वो आपके सारे कॉन्सेप्ट ही सत्यानाश हो जाएंगे। अगर आपको यही बात नहीं पता कि जो डेटर है वो हमेशा प्रॉमिसरी नोट बनाएगा। डेटर कौन होता है? जो किसी का देनदार हो। मैंने आपसे उधार पैसे ले लिए, मैंने कहा कि 10 दिन के बाद पेमेंट करूंगा, अगर मैं लिख के वादा कर रहा हूं आपसे तो मैं प्रॉमिसरी नोट ही बना रहा हूं। है, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आप उनको कहते हो कि सर फीस हम पे करेंगे आपको 2 महीने के बाद, वो कहते हैं सर लिख कर दे दो, आप लिखकर कॉलेज वालों को कह रहे हो 2 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, आप प्रॉमिसरी नोट ही बना रहे हो। प्रॉमिसरी नोट नाम से इज़हार है प्रॉमिस है, प्रॉमिस हमेशा पैसे देने वाला करता है ना कि पैसे लेने वाला। तो याद रखिएगा हमेशा जो डेटर है वो प्रॉमिसरी नोट बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो क्या करेगा, सिर्फ ट्रांजैक्शन के हाल अहवाल बता देगा आपको पेपर के अंदर। जैसे इसने मिस्टर ए ने मिस्टर बी से ये गाय खरीदी है, बाइक खरीदी है, गोल्ड खरीदा है, पुरानी चीज खरीदी है, उसको कहा कि 6 महीने बाद मैं तुझे पेमेंट कर दूंगा 1 लाख रुपए की। वो कहेगा कि अगर मिस्टर ए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा नेगोशिएबल। तो हम कहेंगे भाई मिस्टर ए क्योंकि खरीद रहा है ना, तो अगर वो खरीद रहा है तो वो तो उधार कर रहा है, तो फिर डेटर वो हुआ है। तो डेटर अगर लिखकर कोई वादा करेगा वो क्या होगा, प्रॉमिसरी नोट। यार फिर हमने डिस्कस किया, तो पेपर में बार बार ड्रॉ कराते हैं कि प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करके दो, तो हमने डिस्कस किया था लाजमी तौर पे रिटर्न होगा। रिटर्न सबसे पहले क्या करनी है आपने, तारीख लिखनी है, उसमें स्पेसिमेन दे रखा है, बस उसके मुताबिक आप आसान सा करके उसको लिख के दे दीजिएगा। सबसे पहले तारीख, आज मान लो कि 20 फरवरी, वो दिन जिस दिन हमने आपसे वादा किया, 20 फरवरी, जी सर 20 फरवरी हमने सिलेबस कब तक खत्म करने का वादा किया हुआ था? 15 तक अच्छा, वो हम रिवीजन चल रही है इन दिनों में। 12 सिलेबस कवर ही है। और तकरीबन मैं घबरा गया, मैंने कहा कि हमने 15 तारीख तक तो सिलेबस खत्म करना था। है, अब दिमाग में आया रिवीजन चल रही है, भाई अल्लाह माफ करे, मैंने कहा कि इतनी इतना आउट हो गए। खैर ले बेटा, करवाएंगे इंशाल्लाह आज नाश्ता। ले बेटा, तो तारीख लिख दिया देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो कोने में तारीख लिखी जाएगी ये हमेशा वो तारीख होगी जिस दिन इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है। ये ड्रॉ कब हो रहा है, आज की तारीख के ऊपर। और उसने वादा कब किया था कि मैं पेमेंट कब करूंगा, बोला 6 महीने के बाद। तो फिर हम नीचे एक तो अमाउंट लिखेंगे कि अमाउंट कितनी, बोला 1 लाख रुपया, दूसरी लाइन में 1 लाख रुपया आ जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 6 मंथ आफ्टर डेट। 6 मंथ आफ्टर डेट मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर कोई टाइम हो, अब तो माशाल्लाह आप रिवीजन कर रहे हो ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट बनने जा रहा है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वाला? नहीं नहीं चले, आप क्योंकि 6 तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये मुझे बताएं कि ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट बनने जा रहा है या टाइम इंस्ट्रूमेंट? करने की जरूरत थी, लिख नहीं दिया टाइम बेशर्म, बड़ा वाजे करके लिखा हुआ, तो पक्की बात है टाइम इंस्ट्रूमेंट बने। अभी इस टाइम पे जाके भी अड़ रहे हो। तो 6 मंथ आफ्टर डेट, और ये किस तारीख की बात हो रही थी, बोला इस तारीख, इस तारीख के 6 महीने बाद 6 मंथ, क्योंकि यहाँ पे जो तारीख आएगी वो वही है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में जिस दिन इंस्ट्रूमेंट बना है। तो उसने वादा किया था कि 6 महीने बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो 6 मंथ आफ्टर डेट। अब मुझे ये बताओ कि इसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होगी बोला? अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने ऊपर यहाँ पे आज की तारीख लिख दी, मैंने कहा ट्रांजेक्शन हो रही है 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2024, ताकि आप आसानी से कैलकुलेट कर लो। बताओ 30 जून 2024, ये क्या है बोला, इसकी ड्यू डेट कह लो, चाहे इसको ड्यू डेट कह लो पेमेंट की, चाहे डेट ऑफ मेच्योरिटी कह लो मेरे बच्चे, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि आगे ये अल्फाज यूज होते हैं। जैसे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स, कि उससे वो होल्डर बना हो बिफोर मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी का आपको पता होना चाहिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब मेच्योर होगा। देखो बेटा, 6 मंथ आफ्टर डेट, आई प्रॉमिस टू पे ₹100,000, वैसे लिख रहा हूँ, टू मिस्टर बी आर ऑर्डर फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो मेरे बच्चे इस तरह करके ये सादे से अल्फाज आपने वहां पे लिख देने हैं। अब मुझे बताएं कि यहाँ इसके ऊपर सिग्नेचर कौन करेगा, किसने सिग्नेचर करने हैं, जिसको पे क्या मतलब, डेटर करेगा, जो बना रहा है वही सिग्नेचर करेगा प्रॉमिसरी नोट में। जो मेकर है, मेकर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वही सिग्नेचर करता है, क्योंकि उसने पेमेंट करनी है ना, वादा कर रहा है वो, तो सिग्नेचर भी उसी के नजर आने चाहिए, ऐसे ही ना। प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ एक पार्टी के सिग्नेचर होते हैं। देखो जब बन रहा है उस वक्त बात कर रहे हैं, आगे जब इनरोड्स होता जाएगा फिर तो पता नहीं कितनी पार्टीज आ जाएंगे बीच में। हम तो बनते वक्त का देख रहे हैं कि बनते वक्त याद रखिएगा, मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट सिर्फ वही क्या करेगा, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर यहाँ पे साइन करेगा। तो मिस्टर ए ने क्या कर दिया, यहाँ पे अपना नाम लिखे साइन कर दिया, और ये किसको दे दिया, टू मिस्टर बी, ये उसको मिस्टर बी को इंस्ट्रूमेंट दे दिया। अब मेरे बच्चे अगर इसने लिख के अपने पास रख लिया
क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा? नहीं नहीं, जब तक ये इशू नहीं करेगा। देखो इशू करने का मतलब क्या है, इसने लिखकर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिस्टर बी को दे दिया हो, जब मिस्टर बी को दे दिया अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना है। याद रखोगे इस बात को? ले बेटा, अब छोटी छोटी बातें यहाँ पे मुझे बताते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये जुबानी कलामी बना है या लिख के बना है? इसका मतलब क्या हुआ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये लाजमी तौर पे रिटर्न हुआ करेंगे, ये जुबानी कलामी नहीं बनेंगे। और मुझे एक चीज बताएं, क्या अमाउंट आपको नजर आ रही है कि सर्टन अमाउंट है कि नहीं, कितनी पे करनी है उसमें? बिल्कुल सर्टन है। क्या जिसको पे करनी है वो सर्टन नजर आ रहा है? वो भी सर्टन नजर आ रहा है। जिसने पे करनी है वो नजर आ रहा है? सर वो भी नजर आ रहा है। और ये बताएं कि इसमें जो पे करने का वादा हो रहा है वो कोई गाय भैंसे सोना जेवरात कुछ इस तरह का तो नहीं, पाकिस्तानी करेंसी ही है, तो पाकिस्तानी करेंसी ही पे करने का वादा करना है आपने। और इसमें मुझे ये बताएं कि कोई सर्टन टाइम या तारीख या कोई इस तरह का मामला है? सब कुछ चले 6 महीने तो है ना, यहाँ पे टाइम तो है ना, अगर तो आगे कुछ और है, डिमांड भी हो सकता था, लेकिन मगर ले बेटा। अब एक चीज मुझे बताओ कि जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है उसको क्या बोलेंगे? बोला प्रॉमिसरी नोट जो बनाता है उसको क्या बोलेंगे? मेकर। प्रॉमिसरी नोट बनाने वाले को मेरे बच्चे मेकर कहेंगे, और जिसको इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पेमेंट मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? पाई जो है, पेई, तो उसको क्या बोलेंगे? पाई। ठीक हो गया, पेई। तो जिसको पेमेंट, पक्की बात, वैसे ही हमने दिमाग में पक्का करके रखा हुआ था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जिस बंदे को पेमेंट होती है वो हमेशा पेई ही कहलाता है। पक्का याद रखिएगा कि वो बंदा जिसको पेमेंट मिलनी है, जिसका हक है पेमेंट का, वो पेई होगा। और प्रॉमिसरी नोट के अंदर जिसने बढ़ाया वो क्या है? वो मेकर है। मेरे बच्चे मिस्टर बी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, क्या मिस्टर बी इस इंस्ट्रूमेंट को आगे मिस्टर सी को दे सकता है? अब तो क्यों के रिवीजन कर रहे हो, मुझे बताओ मिस्टर बी मिस्टर सी को जब इंस्ट्रूमेंट देगा खाली डिलीवर कर दे या साइन करके इंस्ट्रूमेंट पे? क्यों बोला ये, क्यों बोला? अब आप बोलो सर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे पेई का नाम लिखा हुआ है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हमेशा इंडोर्स किया जाता है, साइन करके आगे दिया जाता है। सर अगर ये बेरर होता तो फिर जस्ट डिलीवर कर देने से ही इसकी नेगोशिएबिलिटी कंप्लीट हो जानी थी, ऐसे तो यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी बेटा। तो ये तो हमने बनाया प्रॉमिसरी नोट, लेकिन मेरे बच्चे यहीं पे थोड़ा सा इसको अपोजिट कर दो, इसको थोड़ी सी चीजें चेंज कर देते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा रिवीजन है। मेन मकसद तो ये है कि वो चीजें रिकॉल करवाना आपको सारी जो आपने पढ़ी है। ले बेटा, अगर मिस्टर ए कह रहा था कि सर मैं लिख के वादा कर लेता हूँ, मिस्टर बी कहता कि नहीं ना मुझे तेरी जुबान पे भरोसा ना तेरे लिखे हुए पे भरोसा, तो फिर क्या होना था बोला है? तो फिर मिस्टर ए कहता तू खुद हुक्म कर, तू क्या चाहता है? उसने कहा कि फिर मैं खुद तुझे हुक्म करूंगा। कौन कह रहा बोला? क्रेडिटर। क्रेडिटर कहता है कि मैं तुझे फिर खुद हुक्म करूंगा, मिस्टर बी कह रहा है उसको। और वो कैसे करेगा? लिखकर। मिस्टर बी अगर लिखकर हुक्म करता है मिस्टर ए को कि तूने मुझे 6 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो फिर क्या बनेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि अगर क्रेडिटर इंस्ट्रूमेंट बना रहा हो तो हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। मैंने आपसे 1 लाख रुपया उधार लिया, मैंने आपसे, अब देखो सिर्फ इतना दिमाग में रखो, मैंने आपसे 1 लाख रुपया उधार लिया, अगर मैं लिख के वादा करता हूं तो क्या बनेगा? और अगर आप लिख के हुक्म करते तो क्या बनेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। आपने यहाँ पे 1 महीने के उधार पे एडमिशन ले लिया है, मुझे बताओ अगर कॉलेज बनाए तो क्या बनेगा? और अगर आप बनाओ तो क्या बनेगा? अगर आपने सामने जाके चिप्स वाले से 100 रुपए के चिप्स ले लिए, उसको कहा कि पेमेंट तुझे 1 हफ्ते के बाद करूंगा, लिख के वादा करने जा रहे हो, अगर चिप्स वाला करता है, लिख के हुक्म करता है, बस एक चीज दिमाग में रखनी है मेरे बच्चे, ट्रांजैक्शन होते हुए ये समझ आना है, क्योंकि वो नहीं बताएगा कि वो ये नहीं बनेगा बनाना क्या है, वो कहेगा कि ट्रांजैक्शन बता देगा किसने किससे उधार पे खरीदा है, और फिर कहेगा कि फलाना बंदा अगर इंस्ट्रूमेंट बनाए तो फिर कौन सा बनेगा। फिर आपको खुद पहचानना पड़ना है ट्रांजैक्शन से कि वो जो फलाना बंदा जिसकी तरफ सवाल कह रहा है कि उसने बनाना इंस्ट्रूमेंट, वो डेटर है या क्रेडिटर है। अगर वो डेटर हुआ तो हमेशा प्रॉमिसरी नोट, अगर वो क्रेडिटर हुआ तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा, याद रखोगे। अब मिस्टर बी अगर लिखकर हुक्म करता है तो उसी तरह मेरे बच्चे सबसे पहले आपने तारीख लिखनी है, वो तो इसी तरह आएगी, तारीख ऊपर आ गई 1 जनवरी को मजदूर पहले बन रहा है, उससे अमाउंट 1 लाख रुपए की। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे पेमेंट कब होनी? बोला 6 मंथ आफ्टर डेट, ये तो ऐसे ही लिखेंगे भाई, यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे 6 मंथ आफ्टर डेट, हमने लिख दिया। अब मेरे बच्चे अगली बात, क्या यहाँ पे ये लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू फलाना, क्योंकि ये तो हुक्म है, हुक्म है। क्या यहाँ पे लिख दे पे दिस अमाउंट टू, कैसे अल्फाज यूज कर ले भाई, ये तो कर सकता है ना, मुंडी ऐसे ऐसे किया जा रहा है, हुक्म देना ना उसने, पे या प्लीज पे लिख दे, इट्स ओके, है कोई मसला तो नहीं, प्लीज पे। अच्छा प्लीज पे रिक्वेस्ट तो नहीं होती? नहीं, अल्फाज क्या है किताब के आपके? प्लीज पे का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट है या कुछ और है? पोलाइट लैंग्वेज है बेशर्मो, ये पोलाइट लैंग्वेज है, वो रिक्वेस्ट नहीं मानता। रिक्वेस्ट किसको मानता था बोला? अरे तरला मिन्नत नहीं, जब आप अगले बंदे से उसके पैसे मांग रहे हो, अपने ना मांग रहे हो, है उसको हमने कहा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज जब हम बना रहे हो उसमें अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट का मतलब आप अपने पैसे नहीं मांग रहे बल्कि अगले बंदे से लिख के उधार मांग रहे हो,
है लॉ। यहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिक्वेस्ट मानते हैं जब आप अगले बंदे से उधार मांग रहे हो, और यहाँ पे उसने कहा था अल्फाज चाहे जितने मर्जी पोलाइट हो, लेकिन आप अपने पैसे मांग रहे हो अगले बंदे से अपने, हैं तो फिर वो क्या होगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन आप चाहे जितने मर्जी उसके पांव पड़े हों, लेकिन उससे पैसे मांग रहे हो, है जैसे मैंने आपको कहा तो यार ऐसा कर, मैं लिख के तुझे कह रहा हूँ 1 लाख रुपया मुझे दे दो और मेरे खाते में लिख लो, खुदा के वास्ते अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आपके पेपर पास हो, तो मुझे 1 लाख रुपया दे दो और मेरे खाते में लिख लो, तो मुझे बताओ कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या ये भी रिक्वेस्ट ही है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे मेरे बच्चे। और ये कभी बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा एक बंदा क्रेडिटर बनाता है जो अगली पार्टी को हुक्म करता है। हुक्म के अंदर चाहे वो वहां पे मरियम औरंगजेब बन जाए, चाहे वो वहां पे बैरिस्टर गोहर बन जाए, अब वो उसकी मर्जी है, क्योंकि वो कहते हैं ना सर कलम कर दो। वो जरा थोड़ी सी आपको पता है खुदा ना खासा पढ़े लिखे है को नहीं है, थोड़े से जाहल, लेकिन बहर जो भी है। बैरिस्टर गोहर देखो यार क्या कमाल का बंदा है। मैं वैसे बड़े सियासतदानों को मैंने देखा, लेकिन लेवल है इतना पोलाइट उसकी। वो है जब मैं कहीं जा भी रहा हूँ ना, उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही मैं लाजमी सुनता, पता चल रहा होता है कि एक पढ़ा लिखा बंदा कोई बात कर रहा है। जो भी मैं ये नहीं कहता अल्लाह माफ करो जो भी है मामला, एक बार जो सियासी वाबस्तगी है, लेकिन इस तरह के कम ही देखे हैं। सॉफ्ट गो लेकिन देखिएगा उसने लिख दिया प्लीज पे, क्या लिख दिया उसने, प्लीज पे ₹100,000 टू मिस्टर बी आर हिज ऑर्डर फॉर वैल्यू रिसीव। और ये लिखकर साइन कौन करेगा इसके ऊपर बताओ? दोनों करेंगे। मेकर ने तो भाई करना है, यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, वो तो बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो तो पक्की बात है मिस्टर बी तो अपने साइन करेगा ही करेगा, लेकिन मिस्टर ए कैसे करेगा बोला? उससे एक्सेप्ट करवाया जाएगा, उससे एक्सेप्ट करवाया जाएगा, क्योंकि जिसने पेमेंट करनी है बिल ऑफ एक्सचेंज को जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करवा लेते उस वक्त तक वैलिड नहीं होगा। तो हमने मिस्टर ए से भी क्या करना है, ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन करवाने हैं, तो दोनों बंदों के साइन नजर आएंगे। लेकिन हमने डिस्कस किया था, अब देखो ना आई कैप ने सवाल कैसे किया। आई कैप ने कहा कि मिस्टर बी ने किसी मिस्टर सी की पेमेंट करनी थी, मिस्टर बी ने किसी मिस्टर सी की पेमेंट करनी थी, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी की पेमेंट करनी है। इस तरह सवाल देखें, मिस्टर ए ने मिस्टर बी की पेमेंट करनी है और मिस्टर बी ने मिस्टर सी की पेमेंट करनी है। कहता है यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जिससे ये कवर हो सकती है सिचुएशन। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे प्रॉमिस नोट बना के दो, ये ट्रांजैक्शन भी बताइए यहाँ पे, तो किसने किससे कुछ खरीदा है, बस ये बता रहा है। इस तरह की कोई इशारा कर रहा है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पे करना है और मिस्टर बी ने आगे किसी मिस्टर सी की पेमेंट करनी है। तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट बने जो सारी सिचुएशन को कवर कर दे? भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही कर सकता है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है बेशर्मो। प्रॉमिस नोट में हमेशा 2 पार्टीज होती हैं। शर्म हया तो पास से गुजरी को नहीं हमारे है? सारे हम रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन का सत्यानाश कर रहे हैं। भैया 3 पार्टीज हैं, 3 पार्टीज को कवर करने के लिए हमेशा क्या बनेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। तो इसका मतलब देखो ना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेमेंट करनी है, मिस्टर बी ने आगे मिस्टर सी को पेमेंट करनी है। क्या हो सकता था कि मिस्टर बी इंस्ट्रूमेंट बनाए, मिस्टर बी इंस्ट्रूमेंट बनाए और यहाँ पे क्या लिख दे 6 months आफ्टर डेट प्लीज पे ₹100,000 टू मिस्टर सी आर हिज ऑर्डर। तो वो क्या करे, एक्सेप्ट करवा के किसको दे दे, मिस्टर सी को। क्या ये सारा कवर हो जाएगा? सारा कवर हो जाएगा। याद रखोगे इस बात को? तो मेरे बच्चे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो मैक्सिमम चीजें हो सकती हैं इस लाइन पे, क्योंकि लिमिट तुम्हें पता चल गया सर प्रॉमिस नोट कौन बनाता है बोला? दुआ करो आज के दिन ना खैर से गुजर जाए, जो हालत हुई पड़ी है ना अंदर बोल बोल के हैं। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। ले बेटा हमने इसी प्रॉमिस नोट की इस डेफिनेशन से क्या निकली हुई है आगे, एसेंशियल निकले हुए मेरे बच्चे। मैंने आपको कहा था कि चाहे तो डेफिनेशन अकेली पढ़ लो, इसमें भी सारे एसेंशियल छुपे हुए हैं। याद है हमने डिस्कस किया था, जैसे प्रॉमिस नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये हमेशा लिखा हुआ होगा, नॉट बीइंग बैंक नोट और करेंसी नोट। उसने खुद कह दिया ये जो बैंक नोट या करेंसी नोट होते हैं, बैंक कोई भी नोट इशू कर रहा हो या करेंसी नोट इशू कर रहा हो, ये कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, ये कभी प्रॉमिस नोट वगैरह नहीं होंगे। अगरचे मैंने आपको दिखाया था कि प्रॉमिस ये जो करेंसी नोट है ये प्रॉमिस नोट ही है, क्योंकि इसको किसने इशू किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। उसने यही वादा किया हो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हामले हाजा को मुतालबे पर अदा कर देगा, 500 रुपया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हामले हाजा को मुतालबे पर अदा कर देगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपसे वादा कर है, वो भी बज़ाहिर उसकी नेचर बिल्कुल प्रॉमिस नोट की तरह है, लेकिन हम उसको प्रॉमिस नोट नहीं कहते, क्योंकि था वो प्रॉमिस नोट ही, इसलिए इसको स्पेसिफिकली उसको निकालना पड़ा कि भाई मैं अपनी डेफिनेशन से उसको निकालना हूं, क्योंकि उसकी नेचर भी बिल्कुल मेरे प्रॉमिस नोट की तरह है। लेकिन वो क्योंकि इस एक्ट के तहत डील नहीं होता है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत डील होता है, तो इसलिए मैं यहां से उसको निकाल दूं।
कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यहाँ पे जो वादा करना है उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि कल अगर ये होगा तो फिर मैं आपको वादा कर रहा हूँ मैं 1 लाख रुपया पे कर दूंगा, ना ना, अनकंडीशनल होना चाहिए। और साइन बाय द मेकर, साइन कौन करेगा? सिर्फ मेकर करेगा। टू पे ऑन डिमांड आर ए फिक्स टाइम आर डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम, उसमें ऑन डिमांड भी हो सकता है या कोई फिक्स टाइम भी हो सकता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया 6 मंथ आफ्टर डेट, या डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम भी हो सकता है, जैसे फलाने बंदे के मरने के ऊपर है, वो डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम है, वो अगर मगर नहीं होता, वो कंडीशनल नहीं होता, याद करें हमने डिस्कस किया था। और क्या होना चाहिए? पैसा सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, और मनी ओनली, आगे ये भी लिखा है सर्टेन सम हो और मनी ओनली हो, यानी कि कोई और करेंसी में किसी और चीज में भी नहीं होना चाहिए। आर टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, उसमें एक खास बंदा जो बड़ा वादे हो कि किसने हुक्म दिया है और किसने पेमेंट करनी है, किसको करनी है, वो सब नजर आ रहा। तो ये मेरे बच्चे इसी से आगे उसके एसेंशियल निकले हुए थे। देखिएगा प्रॉमिट नोट में कितनी पार्टीज होती है? मतलब 2, डेटर और क्रेडिटर। लेकिन सर हमने कहा कि प्रॉमिस नोट अगर मिस्टर डी ने मिस्टर सी को बना के दे दिया, 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू सी आर ऑर्डर, ये लिखकर अगर सी को दे दिया, सी ने आगे मिस्टर ई को देना इंस्ट्रूमेंट, तो मुझे बताएं कैसे देगा भला? साइन करके, साइन करके। देखो ये है मेकर, ये है पेई। जब इंस्ट्रूमेंट सी ने ई को दे दिया तो फिर पेई कौन बन जाएगा? ई बन जाएगा। ई ने आगे एफ को दे दिया तो फिर एफ बन जाएगा। एफ ने आगे जी को दे दिया तो फिर, तो मेरे बच्चे याद रखना कि पार्टी 2 ही होंगी, एक मेकर बनाने वाला, एक वो बंदा जिसको पेमेंट मिलनी है। तो प्रॉमिट नोट में 2 पार्टी होती है, मेकर और पेई। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन है? इंतहाई अहम मेरे बच्चे कौन से हैं? इसी के ऊपर या पूरे के पूरे आपको लिस्ट करवा सकता है, लिस्ट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रॉमिट नोट। या हो सकता है किसी एक कुछ आपको सिनेरियो दे देगा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दे देगा, उसको कहेगा बताओ ये वैलिड प्रॉमिट नोट है कि नहीं है, वो देखेंगे कि इन्हीं चीजों पे बेस पे डिसाइड करेंगे सब कुछ, एसेंशियल्स की बेस पे कि वो वैलिड है कि नहीं। अगर एसेंशियल सही है तो वैलिड है, अगर एसेंशियल मिसिंग है बीच में या पूरे नहीं है तो इसका मतलब वो वैलिड नहीं है। तो हमने डिस्कस किया था इन जो प्रॉमिस नोट लाजमी तौर पे इन राइटिंग होना चाहिए। जैसे वो कह रहा है कि आई प्रॉमिस टू पे बाबर आर ऑर्डर रुपीज 500, यानी कि लिखकर अगर कोई हुक्म कर दे इट्स ओके, आई प्रॉमिस टू पे बाबर आर ऑर्डर रुपीज 500। क्या उसने कहा कि आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बासठ रुपीज 1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव, इसमें कोई मसला नहीं था। यार हमने डिस्कस किया था अगर ये सिर्फ यहां तक लिखा होता, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बासठ इन रुपीज 1000, अगर सिर्फ यहां तक लिखा होता तो ये वैलिड नहीं होना था। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ये आगे बड़ा वाजे है कि प्रॉमिस टू पे नजर आए कि मैं पे कर दूंगा, है ये ना हो कि अगले बंदे को सिर्फ याद दहानी करा रहे। प्रॉमिस टू पे का मतलब है मैं पे करूंगा, प्रॉमिस टू पे, वादा कर रहा हूं कि मैं आपको पे करूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी बंदे को याद दहानी करवाते हो कि मैं आपका मकरूज हूं, मैंने आपके पैसे देने हैं, मैं आपका लायबल हूं, मैं आई ओव टू रुपीज 1000 फलाना फलाना, अगर सिर्फ अगले बंदे को याद दहानी करवा रहे हो ना कि मैं आपका देनदार हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पे भी करूंगा। हमने डिस्कस किया था अगले बंदे को सिर्फ ये बताना कि मैं तेरा मकरूज हूं किसी भी अल्फाज के अंदर, लेकिन ये नजर ना आ रहा हो कि पे भी करेगा, तो मेरे बच्चे वो कभी भी वैलिड प्रॉमिस नोट नहीं होगा। क्योंकि प्रॉमिस टू पे बड़ा वाज़ेह नजर आना चाहिए कि वो पे भी करेगा। प्रॉमिस टू पे का मतलब भी ये है, प्रॉमिस टू पे, वादा कि वो पे करेगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल उसने दे रखी हैं। कहता है कि मिस्टर बिलाल, जैसे आजम ने इंस्ट्रूमेंट लिखा, आजम कहता है बिलाल को, मिस्टर बिलाल आई ओव यू रुपीज 1000, कि मैं आपका 1000 का मकरूज हूं। भाई ये तो नहीं कह रहा कि मैं पे करूंगा, हाँ आगे लिखा होता टू बी पेड ऑन डिमांड, तो फिर ये वैलिड बन जाना था, भाई जब डिमांड करोगे मैं पे कर दूंगा। या आगे उसने क्या रखा है कि आसम ने इंस्ट्रूमेंट साइन किया है, आई एम लाइबल टू पे बाकर रुपीज 500, लाइबल है, पे भी करेगा कि नहीं। ये तो आप जैसे तो बेशर्म कह रहा हूँ, आप जैसे जो बच्चे हैं ये हमेशा दूसरे लोगों को कहते हैं यार आप हर रोज होता है ना साथ वाले दोस्त से पैसे पकड़ ले, तो उसको हर रोज आके जब साथ बैठना या थोड़ा सा दूर, मुझे पता मैंने तेरा 1000 रुपया देने कहीं पर भी, और यार ऐसा कर ये चीज खिला दे, मुझे पता है मैंने तेरे पैसे देने हैं। वो सुनता तो रहेगा कि तूने पैसे देने, पर देगा भी कहीं, उसको पता होता है कि यार तू पता नहीं कितने सालों से यही कह रहा है, मुझे पता है मैंने तेरे पैसे देने हैं, देगा भी कहीं, ऐसी कोई नजर ही नहीं आ रहा। कहता कि अदील ने इंस्ट्रूमेंट्स को साइन किया, आई हैव टेकन फ्रॉम behzad रुपीज 2000 एंड आई एम अकाउंटेबल टू हिम फॉर द सेम विद इंटरेस्ट, मैं उसको जवाब दे हूं, ये नहीं कि मैं पे कर दूंगा सूद समेत, हालांकि इसमें अमाउंट वो भी नहीं है, अमाउंट क्या है सर्टन नहीं है। कहता कि अगर अकमल साइन करे, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बानो रुपीज 1000, यहां तक तो वैलिड नहीं था, मैं मकरूज हूं बानो का 1000 का, टू बी पेड ऑन डिमांड, कि जब वो डिमांड करेगी मैं पे कर दूं, ये वैलिड है, ये वैलिड है। तो ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डेफिनेट और अनकंडीशनल होना चाहिए।
है। और डेफिनेट और अनकंडीशनल का मतलब क्या है, वो किसी कंडीशन, ये ना हो कि कंडीशनल हो कि अगर मुझे फलाने बंदे से मिल गए तो मैं तुझे पे कर दूंगा, है, अगर वो फलाना इंसिडेंट हो गया तो मैं तुझे पे कर दूंगा, यानी कि कंटिंजेंट नहीं बनना आप, है, बगैर किसी कंडीशन के अनकंडीशनल वादा होना चाहिए कि मैं आपको पे करूंगा। अगर आपने कंडीशनल वादा किया तो वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे यहीं पे अगर आपको याद हो, इसकी एक्सेप्शन भी थी बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर वो कहता है कि अगर बीच में ये 3 चीजें लिखो ना, ये कंडीशनल कंसीडर नहीं होती, ये लिख सकते हैं, ये कंडीशनल नहीं होंगी। जैसे एट ए पर्टिकुलर प्लेस आई प्रॉमिस टू पे ₹100,000 टू मिस्टर बी इन लाहौर, अगर आप जगह लिख दो बीच में तो उससे इंस्ट्रूमेंट ये नहीं होगा कि सर ये कंडीशन है कि लाहौर में ही पेमेंट होगी, नहीं नहीं, लॉ ने खुद कह रखा है कि आप जगह का नाम बीच में लिख सकते हो। या आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम, अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तारीख लिखते हैं, उसके नीचे लिख दिया करते हैं 6 months आफ्टर डेट या 2 months आफ्टर डेट, 1 year आफ्टर डेट। तो ये जो टाइम लिखते हैं, ये भी लॉ ने खुद इजाजत दी है। वो कहता है ये कंडीशनल नहीं है, इसको हम कंडीशन होता तो कंडीशन ही ना, 2 महीने पूरे होंगे तो मैं पे करूंगा, वैसे तो देखा जाए शायद वो, लेकिन लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो मैंने खुद इजाजत दी है, क्योंकि हमने पेमेंट डेफर करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं कि आज कोई बंदा पेमेंट नहीं करना चाहता, आगे फ्यूचर में करना चाह रहा है, तो उसी इन्हीं मकासद के लिए भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं। इसलिए ये टाइम लिखा जा सकता है, टाइम से भी इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल नहीं होगा। और उसके बाद अगर आप कोई ऐसा इवेंट, जिस इवेंट ने होना ही होना हो, अगर उस इवेंट को बीच में लिख दो तो फिर भी वो सर्टेन ही कंसीडर होगा। जैसे आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू फलाना बंदा, मरने में अल्ताफ भाई के मरने के 10 दिन बाद, भाई अल्ताफ भाई ने मरना ही मरना, उसके बाद 10 दिन आने ही आने हैं। अगर मैं ये कहूं कि मैं ये फलानी अमाउंट आपको कर दूंगा क्यामत वाले दिन, सर्टन है क्यामत आनी ही आनी है। ऐसा इवेंट जिसने होना ही होना हो, याद रखिएगा। बस बीइंग मुस्लिम आपको बता रहा हूँ ना कि अल्लाह का शुक्र है, हमारा यकीन है क्या है। बाकी तो हो सकता है आप किसी गैर मुस्लिम से कर रहे हो, वो कहेगा अल्लाह माफ करे कि भाई मुझे, मैं तो नहीं मानता इस बात को, है? वो कहेगा मेरे 7 दिन हो गए, दोबारा आ जाऊंगा। 7 जन्मों के बाद उनका रौला खत्म होता है। जी सर। चलो, अल्लाह हिदायत है। ले बेटा, साइन बाय मेकर, वो था ना एक इसी तरह का, वो कहता है कि अल्लाह माफ करे, लगे हुए हो आप लोग अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, खुदा ना खासा अस्तगफिरुल्लाह के, अगर हुआ ही ना कुछ तो फिर क्या करोगे। तो हम जिंदगी ऐसे गुजार रहे हैं कि अल्लाह माफ करे कि कोई है ही नहीं, बजाय कि हम बाद में पछताएं, कुछ इस तरह का। वो कहता है वो मासूम सा बंदा था, वो दूध ही था, वो दूध देने आता था उसको। वो कहता है सर ठीक हो गया, अगर आप इस बात पे यकीन करते हो कि अल्लाह माफ करे कि है ही नहीं, है, तो अगर तो कल ना हुआ तो हम तो पहले भी, अगर ना हुआ तो हम आपके जैसी, हमारा भी आपके जैसा ही ट्रीटमेंट हो जाएगा आगे जाके, अल्लाह माफ करे, है, आप जैसे आप हो फिर हमारा भी उसी तरह का डील, ठीक है, अगर आप सुकून में तो फिर हम भी सुकून में। लेकिन अगर हुआ तो फिर आप बताओ कि फिर आप क्या करोगे, है? आप तो यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हो कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह है ही नहीं, है? तो अगर हुआ तो फिर आप हमें बताएंगे आपके पास उसका क्या सोल्यूशन है। तो कहने का मतलब कि वो कहता है कि उसके बाद मैंने सोचा कि यार काम तो खराब हो गया है, हम तो एक साइड पे बैठे हुए, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, जो भी है, इतना बड़ा निजाम है, यहाँ पे एक छोटा सा इस कॉलेज का निजाम, इतने सारे लोग रख रखे हैं फिर भी सही नहीं चलता है, इतनी बड़ी कायनात का निजाम है, हाउ इट इज पॉसिबल। जो भी है, इंसान अपनी अपनी देखो आपको बनाया कैसे है, आपको बनाया तो देखो, एक लम्हे के लिए अपने जिस्म के किसी एक अजू को सोच लो, है, चाहे अपने नाखून को सोच लो, है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे सिर्फ मांस ही क्यों नहीं बना दी, नाखून ही क्यों लगाया है? ये जो उंगलियां हैं, ये इस तरह ये पोर क्यों बना दिए हैं? क्या ये हाथ अगर सीधा होता, क्या मैं यहाँ पे आज सारा कुछ ये पकड़ पकड़ आगे ये सारा कुछ कर रहा होता है? कैसे, इसका इसका कोई मकसद तो है? उसके ऊपर फिर हर एक बंदे की यूनिक किस्म की लाइनें लगाई हैं, इसका मकसद क्या है? भाई एक, मैं कह रहा हूँ एक किसी अजू को पकड़ लो, उसको इवन देन आपका बाल है, इस बाल में आपकी हिस्ट्री है, पूरा डीएनए है, सब कुछ है, कुछ देखो तो सही ये है क्या चीज। तो फिर उसके बाद भी अल्लाह माफ करे, ये चीजें खुद ब खुद बन रही है, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर अल्लाह हिदायत है। ले बेटा, कहता है कि साइन बाय मेकर, देखो प्रॉमिसरी नोट को कौन साइन करेगा, मेकर साइन करेगा, याद रखिएगा पक्का करके। अगर मेकर अनपढ़ हो तो क्या करें, अंगूठा लगाए, अगर प्रॉमिसरी नोट के ऊपर मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट के साइन नहीं तो इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है। सर्टन पार्टी सर्टन होनी चाहिए, भाई किस बंदे ने पेमेंट करनी है, किस बंदे को पेमेंट करनी है। 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू BRCRD, बताओ सर्टन है कि नहीं? हाँ, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ये सर्टन ही होते हैं, पता तो चल रहा है ना कि कौन किसको पेमेंट करनी है, बी को करनी है या सी को करनी है या डी को करनी है सर्टन ही। याद रखना, इसको लॉ अनसर्टन नहीं मानता, या इसको, क्योंकि आगे उसने बड़ा वाजे करके बता रखा है, ये गलतियां हमने पेपर में जाके नहीं करनी। ले बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था सर्टन पेपर, सम पेपर मस्ट बी सर्टन,
भाई जितने पैसे देने देने का वादा कर रहे हो वो सर्टेन होना चाहिए। और कहता है सर्टेन कब होगा, जब उस पैसे में मजीद एडिशन या सब्ट्रैक्शन ना हो रही हो, यानी कि आपको कैलकुलेटर पकड़ के उसमें कुछ ऐड ना करना पड़ रहा हो, कुछ लेस ना करना पड़ रहा हो, तो अब तब हम कहेंगे ये सर्टेन है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ, उसने कुछ एग्जांपल दे रखी है कि कहता है कि आजम ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट, आई प्रॉमिस टू पे बिला रुपीज 500,000 एंड ऑल अदर सम व्हिच शैल बी ड्यू टू हिम। मैं उसको 5 लाख भी और उसके अलावा जितने मैंने पैसे उसको देने सब दे दूंगा। भाई उसके अलावा पता नहीं तूने कितने देने हैं, क्योंकि मैंने कहा था ए ने इंस्ट्रूमेंट बना के देना बी को, और बी ने अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और बी आगे 6 लाख का कुछ खरीद रहा होगा मिस्टर सी से, मिस्टर बी कहता है यहाँ पे तो 5 लाख है, वो कहता है उसने आगे भी तो लिखा है ना अदर सम्स भी है, वो मेरे तकरीबन लाख बनते हैं। वो कहता है जा पर कम कर है, वो पता निकल देगा कि नहीं, और तू मुझे किस खाते में डालना। तो मेरे बच्चे ये आगे निगोशिएबल होना होता है, निगोशिएट करना होता है। अगर इस तरह की अनसर्टन अमाउंट होगी तो अगला बंदा क्यों उसको एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह कह रहे आमर ने इंस्ट्रूमेंट को साइन किया, आई प्रॉमिस टू पे बाबर रुपीज 300,000 एंड ऑल फाइन्स अकॉर्डिंग टू रूल, के साथ साथ फाइन भी दे दूंगा, फाइन पता नहीं कितने हैं। इसलिए मेरे बच्चे इन छोटी छोटी चीजों को याद रखिएगा, पक्का करके इसी तरह के वो सवाल बनाएगा। कहते हैं सम पेबल इज सर्टन, अगर ये चीजें आ भी जाएं तो सम पेबल सर्टन ही होगा। ये तकरीबन 4 चीजें हैं मेरे बच्चे, ये 4 चीजें अगर आ भी जाएं उसके अंदर, अगरचे ये अनसर्टन हो जाता है, सम याद रखिएगा। इन 4 से सम क्या हो जाता है, अनसर्टन हो जाता है। ये उसके एक्सेप्शन हैं, यानी कि अगर आ भी जाए हमने तो कहना सर ये तो अनसर्टन हो गया, लेकिन वो कहते हैं भैया आपने इसको सर्टन देखो। कहता है कि व्हेन इट इज पेबल विद इंटरेस्ट है, आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 100,000 टू मिस्टर बी विद 10% इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट रेट आपने बता दिया 10%। अब मेरे बच्चे एडिशन तो करनी पड़ेगी ना, 10% इंटरेस्ट निकाल के उसको कैलकुलेटर पकड़ के ऐड तो करना पड़ा है। यही तो हमने डिस्कस किया था, अगर कैलकुलेटर पकड़े के कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी पड़े इसका मतलब अमाउंट पेबल सर्टन नहीं है। लेकिन लॉ ने कह दिया भैया हम खुद कह रहे हैं ना आपको, इसको सर्टन ही मान, ये एक्सेप्शन है। मैं कह रहा हूँ इसमें बच्चे कहते हैं सर ये क्यों है, वही एक्सेप्शन है ना। जब लॉ ने एक्सेप्शन दे दी फिर आप अपना दिमाग क्यों इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर है, तो आपने उसकी बात माननी है। जैसे होता ना, हम गरीब लोग माड़े बंदे हैं, वहां से टूल प्लाजा पे जाएं, क्या कहते हैं इसको, मोटरवे पे, हमें वहां पे टैक्स पे कर रहे होते हैं। वहीं पे एक जिसकी गाड़ी के ऊपर रूटर चल रहे थे, ऐसा आया और सुकून से वो गुजर गया है, जिसके आगे पीछे गाड़ियां। हम कहेंगे सर ये क्या, मैं तो माड़ा बंदा हूँ, ये तो अमीर बंदा है, इसकी तो 18-19 लाख रुपया सैलरी है सर इससे तो 200 रुपया ले लो। वो कहते नहीं लेना है, उसको हमने छोड़ दिया है, उसको माफ कर दिया है? तो भैया अब तेरी अकल माने ना माने, तूने लॉ ने कह दिया, चपेटे खाएगा वहां पे खड़े हो गए ये बात करके, तो वही मान ले, चुप करके अपने पैसे पे करो, दफा हो जा है? तेरा यही तेरा खुदा ना खासा यहाँ पे जो भी है मामला, तेरी इतनी की औकात है, बस तू ये काम कर और आगे बढ़। ये वो लोग खुद भी लानती होते हैं वैसे, अल्लाह ताला इनसे हिसाब लेगा कि जिस जिस मुआशरे के अंदर, जिस मुल्क के अंदर लोग बेचारे मर रहे हों, जिनके खाने पीने के लिए कुछ ना हो, और वहां पे आप लोग अय्याशी कर रहे हो, तो अगर मान लो कि रिटायर हो गए उसके बाद अय्याशी है, बच्चों के लिए है, अपने लिए भी गाड़ियां, बच्चों के लिए भी गाड़ियां, फैमिली के लिए भी गाड़ियां, रिश्तेदारों के लिए भी, ऐसी ऐसी मुराद भी हैं इनके लिए। तो खुद सोचेंगे, अल्लाह माफ करेगा, ये लोग अगर ये सोचेंगे हम बड़े परहेजगार हैं, तो मेरा ख्याल है पता नहीं ये कौन सी परहेजगारी है। मैं हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत उमर बाजत के साथ अब मैं वो कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि शायद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु तो जब खलीफा थे, तो एक दिन पता नहीं कहते मीठा जो भी है मादत के साथ अगर ये हो जाए तो घर में मीठा बना है, तो मीठा बना तो उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा। उन्होंने कहा कि जो भी सामान आ रहा होता है तो उस सामान से हम थोड़ा सा बचा लेते हैं ताकि हम ये मीठा भी बना सकें। तो उन्होंने उतना सामान जाके कम कर दिया था, यानी कि इजाफी आ रहा है घर के अंदर। तो ये इस हद तक थे, ये होता है मेरे बच्चे, ये हमें तो ये दर्द दिया गया है। और यहाँ पे जो जिसका हाथ पड़ता है वो जो तबाही उतार सकता है वो बेचारा उतारता है, इस मासूम कौम की है जितनी खाल उतारी जा सकती है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मादत के साथ आप लोगों को भी खाल उतरवाने का काफी शौक है। अब देखो ना, इसी मार्केट के अंदर हम सबसे कम फीस चार्ज करते हैं। हमारी कोशिश होती है फिजिकल भी पढ़ाएं, ये नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन का चूरन बेच रहे हैं, हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, वही क्लास फिजिकल भी हो रही होती है, सबसे कम फीस है। और अल्लाह माफ करे भाई पढ़ के तो देख लो, नहीं नहीं है, क्योंकि खाल उतरवानी है ना, है खाल उतरवानी है, किसी के कहने पे, किसी के सुने सुनाए पे जाके 20-22 हजार रुपया पे करना है, फिर वो वालदेन के बारे में तो सोचना कौन। मादत के साथ मैं वैसे कह रहा हूँ, शायद हम भी बहैसियत कौम कुछ ऐसे ही हैं, हमें भी ये नहीं नजर आ रहा होता कि कहाँ पे हमारा फायदा क्या नुकसान है। हमें भी लग रहा होता कि बस ठीक है, खाल उतर कल हमने भी खुद भी खाल उतारनी है, अगर आज उतरवा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं बेटा, कहता है कि व्हेन इट इज पेबल विद इंटरेस्ट, अगर वो क्या हो, इंटरेस्ट के साथ पेबल हो, तो इंटरेस्ट रेट, लेकिन याद रखिएगा इंटरेस्ट रेट मोस्टली उसने देखो आगे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इस चीज को मोस्ट क्लियर तो नहीं किया उसने, लेकिन एग्जांपल से ये पता चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट मेंशन होना चाहिए। अगर खाली विद इंटरेस्ट की बात करेगा ये नहीं पता चल रहा कि इंटरेस्ट है कितने
है, वो तो अनसर्टन होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट मेंशन कर दें तो फिर हम सर्टन कंसीडर करेंगे। कहता है कि व्हेन इट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट विद, ये वही है कि इंटरेस्ट रेट हो लेकिन वो इंडिकेटेड हो, और व्हेन इट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट विद प्रोविजन। याद है हमने डिस्कस किया था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1 लाख रुपया उधार लिया, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भैया मैं आपको 5 इक्वल, हर 6 महीने की या 2 महीने की 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 20-20 हज़ार रुपया करके ये आपको वापस कर दूंगा, 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे और 20 यहाँ पे। कहता है कि अगर बीच में प्रोमिनोट, मिस्टर ए ने प्रोमिनोट बना के दे दिया मिस्टर बी को, और ये 1 लाख रुपया दिया था उसने, अगर बीच में वो ये लाइन लिख देता है ना कि मैं आपको ये इस तरह इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, अगर किसी इंस्टॉलमेंट को पे करने में मैंने डिफॉल्ट किया, उसकी रिमेनिंग अमाउंट भी फौरन ही ड्यू हो जाएगी। तो मेरे बच्चे याद रखना, इसको भी लॉ कहता है ये सर्टन ही माने, इसमें यानी कि ये अमाउंट सर्टन ही है। जस्ट एग्जांपल, ये मिस्टर ए ने 20,000 पहला टाइम पे दे दिया, दूसरा भी टाइम पे दे दिया, तीसरे में हमने डिस्कस किया डिफॉल्ट किया, तो फिर उसने कह दिया कि रिमेनिंग अमाउंट भी फॉरन ड्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब अब उसने 20 नहीं बल्कि 60 पे करना है। अगर इस तरह की बात बीच में लिखी हो तो वो कहता है हम सर्टन ही माने। और कहता है कि अगर कोई बनाने वाला, ए प्रॉमिस टू पे इज नॉट कंडीशन आर इज द सम पेबल बाय रीजन ऑफ द सम पेबल बीइंग सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट और लॉस एज केस में बी ऑफ द बिजनेस ऑफ द मेकर। जो मेकर ऑफ द प्रॉमिस नोट है वो बनाते वक्त ये कहे कि कल अगर मुझे मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो मैं आपको 10% साथ प्रॉफिट का हिस्सा भी दूंगा, अगर लॉस हुआ तो 10% में लॉस लेस भी करूंगा। कहते हैं अगर इस तरह की बात भी वो कर दे, लेकिन प्रॉफिट और लॉस इंडिकेटेड होना चाहिए नो डाउट, तो कहता है वो भी हम सर्टन ही मानेंगे। अगरचे ये कंडीशनल है, ये कंटिंजेंट भी है कि कल अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं लाख की बजाय आपको 10% और एक्स्ट्रा पे करूंगा, 1,10,000 पे करूंगा। अब पता नहीं प्रॉफिट आएगा कि नहीं, कंडीशनल है। लेकिन मेरे बच्चे लॉ ने कह दिया इसको हम सर्टन ही मानेंगे, तो सर्टन ही मानेंगे। याद रखोगे इस बात में। कहते हैं सम पेपर मस्ट बी लीगल टेंडर, भाई पाकिस्तानी करेंसी में पैसे देने का वादा कर रहे हैं, अगर आप डॉलर्स में किसी और या इन काइंड मतलब क्या है, कैश के अलावा कुछ और या किसी और करेंसी में कुछ भी पे करने का वादा कर रहे होंगे, पक्का करके याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी देखिएगा, जो सिक्का राइजुल वक्त हो। मनी पेपर लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, सिक्का राइजुल वक्त, तो सिक्का राइजुल वक्त देखना आपने उसमें कि पाकिस्तानी करेंसी, अगर किसी और करेंसी में किसी और चीज में डॉलर, डायमंड, गोल्ड, व्हाट्सएवर, कोई भी पाकिस्तानी रुपये के अलावा कुछ पे करने का वादा किया तो इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं होगा। ये सवाल कर लीजिएगा, अगर कोई मसला हुआ तो मेरे बच्चे हम उसको डिस्कस करेंगे। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज हमने अभी पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन दोबारा जल्दी जल्दी करके देख लो। मिस्टर अकरम ने, यार इसको बोली ले, तो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने उधार पे खरीदा है कुछ मिस्टर बी से 50,000 रुपए, और उसको कह रहा है कि मैं आपको 1 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। अब मुझे बताओ उधार पे खरीद कौन रहा है बोला, ये बायर है, और ये कौन है, ये सेलर है। मुझे ये बताएं अगर मिस्टर ए लिखकर वादा करेगा तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनेगा, प्रॉमिस नोट बनेगा। अगर मिस्टर बी लिखकर हुक्म करेगा तो क्या बनेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। अगेन मेरे बच्चे जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा तो उसमें क्या करे, क्या होगा, उसी तरह तारीख, अमाउंट, और क्या लिखा होगा, 3, मान लो कि 2 मंथ्स आफ्टर, 1 मंथ आफ्टर डेट, आई प्रॉमिस टू पे, नहीं, प्लीज पे या पे ₹50,000 टू बी आर हिज ऑर्डर। वो अपना नाम भी लिख सकता है, या बी ने किसी और के पैसे देने हो तो वो मिस्टर सी का नाम भी लिख सकता है, ऐसे ही। और इसको साइन कौन करेगा, बी भी साइन करेगा, और इसको एक्सेप्ट किससे करवाएगा, ए से करवाएगा। जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो बना रहा होता है उसके लिए लफ्ज हम बोलते हैं ड्रॉयर। जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉयर। और जो जिसने पेमेंट करनी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज पे, जो एक्सेप्ट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो बोलेंगे, उसको बोलेंगे ड्रॉई। और जब ये ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेगा, ये क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर बन जाएगा। और जिस बंदे को पेमेंट मिलनी होती है, जैसे यहाँ पे बी ने अपना नाम लिख लिया, अगर बी आर हिज ऑर्डर, तो फिर पे कौन होगा, पे भी बी होगा, यानी कि ड्रॉयर और पे फिर दोनों क्या होंगे, सेम। लेकिन मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, हो सकता है बी क्या करते किसी मिस्टर सी का नाम लिखते हैं, 1 मंथ आफ्टर डेट पे दिस अमाउंट टू मिस्टर सी आर हिज ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर इस तरह की बात लिख दे तो यहाँ पे पे कौन है, वो सी है, तो ड्रॉयर कौन है, वो बी है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा 3 पार्टीज होंगी। वो अलग बात है 3 में से 2 ओहदे एक पार्टी के भी हो सकते हैं, और वो कौन से हैं, ड्रॉयर और पे, एक पार्टी के भी हो सकते हैं। तो डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे ना इसकी बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो ये वही है मेरे बच्चे, बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट राइटिंग, वही जिस तरह हमने उसमें पढ़ा, बस वहां पे प्रॉमिस टू पे था, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर टू पे होगा। तो बाकी उसी तरह की चीजें हैं। ले बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होंगी, ड्रॉयर, ड्रॉई और पे। चलो आप मुझे कह रहे हो कि सर मुझे एक चैप्टर पढ़ा दो, मैं आपको 200 रुपया पे करूंगा जब मेरा पेपर पास हो जाए। आप मुझे लिख के वादा कर रहे हो, बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट बने,
हैं? बेटा ये तो है ही कंडीशनल। जब मेरा पेपर पास हो जाएगा तब पता नहीं पास होगा कि नहीं, कब हो क्यों गारंटी है बेशर्मा? ये तो बन ही नहीं सकता, ये कंडीशनल है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा। वैसे सादा वादा कर लो, इट्स ओके। अच्छा एक और चीज बतानी तो भूल ही गया भैया। कहता है देयर मस्ट बी ए प्रॉमिस और क्लियर अंडरटेकिंग टू पे ए मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेपेंडेंस इज नॉट ए फ्रॉम द नोट। ठीक, ऑल्दो इट इज वैलिड एज एन एग्रीमेंट एंड मे बी सूड अपॉन एज सच। यानी कि अगर आप लोग बीच में कंडीशन ऐड कर देते हो तो ये कभी भी वैलिड फ्रॉम द नोट नहीं बनेगा, क्योंकि वैलिड फ्रॉम द नोट कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती। ऐसे ही मेरे बच्चे ये याद रखिएगा। कहता है कि हाँ चले ये यानी कि क्लियर अंडरटेकिंग नजर आनी चाहिए, मैं पे करूंगा, बड़ा वादे नजर आना चाहिए। सिर्फ किसी को ये बताओ कि मैंने आपके इतने पैसे देने हैं, सिर्फ चलो ये कह रहे कि याद दहानी करवा रहे हो तो वैलिड फ्रॉम द नोट नहीं बनेगा, लेकिन आम कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से बिल्कुल वैलिड है। यानी कि अगर मैं आपको लिखकर वादा कर रहा हूँ कि मुझे पता मैंने आपको 1 लाख रुपया देना है, तो भैया ये देना है, ये तो वादा कर लिया ना मैंने। अब आप वो 1 लाख रुपया लेने के लिए मेरे ऊपर केस कर सकते हो वो कागज के टुकड़े की बेस पे जिसपे मैंने लिखा है, लेकिन ये निगोशिएबल नहीं, इसको आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये निगोशिएबल नहीं बना। क्यों बोला? क्योंकि इसमें सिर्फ याद दहानी, पे कर दूंगा वो नहीं। लेकिन आम कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से बिल्कुल वैलिड है, लिखकर आपने वादा किया है कि मैं आपको 6 महीने के बाद इतने, मुझे पता मैं आपका 1 लाख का मकरूज हूँ, इतनी बात लिख के देनी। भैया मैं आम कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से केस करके आपके पैसे रिकवर कर सकता हूँ 1 लाख रुपए, उससे मुकर नहीं सकते, आपने लिखकर कहा हुआ मुझे। लेकिन इस कागज को मैं आगे ट्रांसफर, क्योंकि ये निगोशिएबल नहीं, याद रखोगे इसको। ये लाइन थी, मुझे ये था कि कुछ शायद हम भूल गए। लेवड तो अगेन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा? 3 पार्टीज होंगी, एक वो बंदा जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है वो ड्रॉयर होगा, और जिसको पेमेंट मिलनी है वो पेई होगा, और जिसने पेमेंट करनी है वो ड्रॉई है। और हमने डिस्कस किया ड्रॉयर चाहे तो अपना नाम भी लिख दे, वो ड्रॉयर हो पे भी हो सकता है, लेकिन याद रखना ड्रॉयर ड्रॉई नहीं हो सकता और ड्रॉई पे नहीं हो सकता, ये दो नहीं मिल सकते। कौन से दो सेम हो सकते हैं? ड्रॉयर और पे सेम हो सकते हैं। और ड्रॉई जब इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर लेता क्या बन जाता है? एक्सेप्टर बन जाता है। ये भी याद रखिएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन बंदा एक्सेप्टर बनेगा? है ड्रॉई बनेगा एक्सेप्टर। ले बेटा एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से? अगेन उसी तरह प्रॉमिस नोट की तरह ये भी लिखा हुआ होना चाहिए, जुबानी कलामी टेलीफोन के ऊपर वैसे ना हो। और उसके बाद ऑर्डर टू पे हो, यहाँ पे प्रॉमिस टू पे नहीं है मेरे बच्चे, यहाँ पे ऑर्डर टू पे है। आप एक क्रेडिटर अपने दूसरे बंदे को हुक्म दे रहा है कि तूने इतनी पेमेंट मुझे करनी है। और देखिएगा कहता है कि आजम ने एक इंस्ट्रूमेंट साइन किया है। अब देखो इंस्ट्रूमेंट आजम ने साइन किया है, इसने बनाया है, ये कौन है? ये ड्रॉयर है। आजम इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ कर रहा है और उसमें अल्फाज क्या है? बाबर प्लीज पे ₹50,000 टू एहसान। एहसान कौन है? यहाँ पे पे है, और पे किसने करना है? बाबर ने। है कि बाबर प्लीज पे ₹50,000 टू एहसान आर ऑर्डर। तो यहाँ पे मेरे बच्चे उसने कहा कि देखो प्लीज पे लिखा हुआ है, पोलाइट लैंग्वेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पैसे नहीं मांग रहा, वो हुक्म नहीं दे रहा, हुक्म ही है लेकिन पोलाइट लैंग्वेज के अंदर। इसी तरह वो कहता है कि अदील ने इंस्ट्रूमेंट साइन किया, अदील ड्रॉयर है, उसने कहा कि बिलाल विल मच ओब्लाइज मी, बिलाल का यानी कि मैं एहसानमंद या शुक्रमंद होऊंगा या मुझे शुक्रिया का मौका देगा बाय पेइंग टू दाऊद ₹30,000। कहता है कि अगर वो दाऊद को 30,000 पे करेगा। है तो कहता है कि यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो वो क्या कह रहा है? बिलाल विल मच ओब्लाइज मी, यानी कि बिलाल का मुझ पे एहसान होगा बाय पेइंग टू दाऊद ₹30,000, क्या 30,000। लेकिन याद रखना वो पैसे अपने मांग रहा हो, पैसे अपने मांग रहा हो। अगर यहाँ पे चाहे अगरचे ये वादे नहीं नजर आ रहा कि उसने आगे क्या कहा होगा, उसके अपने हैं या किसी और के हैं, अगरचे वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल आपको समझा रहे हैं। कहता कि अकबर ने इंस्ट्रूमेंट साइन किया, उसने बोला कि बाबर प्लीज लेट जाजब हैव ₹50,000। अगर यहाँ तक लिखा होता ना इट्स ओके, फिर भी वैलिड था, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज फिर भी वैलिड था, लेकिन आगे उसने लिख दिया एंड प्लेस इट टू माई अकाउंट एंड ऑब्लाइज, अब मेरे खाते में लिख दो। इसका मतलब वो अपने पैसे नहीं मांग रहा, वो तो उधार मांग रहा है। और उधार मांगने का मतलब क्या होता है? वो रिक्वेस्ट कर रहा है पेमेंट के लिए। रिक्वेस्ट यहाँ पे मेरे बच्चे वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा। इसी तरह कहता है कि आपने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया है, बुशरा आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू मेक इट कन्वीनियंट, अगर आपको मुनासिब लगे। तो इसका मतलब ये भी मेरे बच्चे, ये क्या हुआ कि मुनासिब लगे, वो कहेगी ठीक है मुझे मुनासिब लगे नहीं था, ये यहाँ पे दिक्कत है। कहता है कि डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। उसी तरह मेरे बच्चे जो पेमेंट है वो क्या होनी चाहिए? डेफिनेट और अनकंडीशनल होनी चाहिए, सर्टन हो और अनकंडीशनल, बीच में कोई कंडीशन ना हो। लेकिन 3 कंडीशन अगेन ऐड हो सकते हैं, वही कि उसमें जगह लिख सकते हो, टाइम लिख सकते हो, और कोई इवेंट लिख सकते हो जिस इवेंट ने होना ही होना हो, जैसे डेथ वाला मामला। आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट, या प्लीज पे ₹100,000 टू मिस्टर बी ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर सी, जो भी है डेथ वाला लिखा जा सकता है।
साइन बाय ड्रॉयर एंड ड्राई, इस पे दो बंदों के साइन आएंगे, ड्रॉयर के भी और ड्रॉई के भी। सर्टन पार्टी सर्टन होनी चाहिए, किसने पेमेंट करनी है और किसको पेमेंट करनी है, तो मेरे बच्चे वो सर्टन होनी चाहिए। जैसे आसफ ड्रॉय बिल एज पे ₹10,000 टू जमील आर ऑर्डर, तो क्या वो चलें, ये तो एक सादी सी बात उसने की, इसमें कुछ नहीं। अच्छा ये आखिरी चीज देखिएगा, ये वेयर द पे इज ए फैक्टिशियस आर नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन द बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी ट्रीटेड एज पेबल टू बेरर। देखो मेरे बच्चे, ये तो आपको पता है बेरर कौन सा होता है, जिसमें पे का नाम ना लिखा हो। बेरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, जिसमें पे का नाम ना लिखा हो, वो बेरर हो। अब मिस्टर ए ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसने इंस्ट्रूमेंट बना के मिस्टर बी से वादा कर रहा है, और मिस्टर बी कौन है, एक चले मिस्टर बी इस तरह का नाम बनाओ, मिस्टर बी एक कंपनी है लेकिन अभी बनी नहीं, अभी रजिस्टर्ड हो रही है। अगर एक कंपनी अभी बनी ही ना हो, रजिस्टर्ड ना हुई हो, उस वक्त तक वो पर्सन नहीं बनती है, वो पर्सन बनती है रजिस्ट्रेशन के बाद। अभी ये सीएफई कंपनी तो अभी इसको ना बोले, सीएफई एक इदारा है, ये कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होने जा रहा है, अभी फिलहाल ये कंपनी के प्रोसेस में है। तो इसने क्या किया, उधार पे कोई सामान बेचा मिस्टर ए को, उसने कहा कि सर मैं लिख के वादा कर देता हूँ, कहता नाम क्या लिखूं, उसने कहा कि सीएफई का नाम लिखो, सीएफई लिमिटेड। 3 months after that I promise to pay this amount to CFE लिमिटेड, लेकिन सीएफई लिमिटेड तो अभी बनी कौन, अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस तरह जो कंपनी अभी वजूद में ही ना आई हो, अगर उसका नाम लिख दो, ऐसा बंदा जो अभी दुनिया पे आया ही ना हो, उस बंदे का नाम लिख दो, तो हम फिर उसको कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, बेरर है। अगरचे नाम लिखा हुआ सीएफई लिमिटेड, पेमेंट किसको देनी है, मैंने सीएफई को, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना सीएफई तो है ही नहीं। तो ऐसा बंदा जो फिक्टिशियस हो, जाली हो, एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो मेरे बच्चे अगर उसका नाम लिख दो तो वो इंस्ट्रूमेंट बेरर कहलाता है। जैसे बादशाह ने किसी को कोई उधार पे पैसे दिए, उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं पैसे आपको 6 महीने बाद कर दूंगा, पेमेंट आपके नाम पे बना दूंगा इंस्ट्रूमेंट, नहीं, उसने कहा कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाजेगा, आप उसके नाम पे बना दो। अभी वो तो दुनिया पे आई नहीं है, औलाद दुनिया पे भी आई नहीं, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, उसका नाम उसने कहा कि मैंने सोचा हुआ है शहजादा अकबर, उसके नाम पे बना दो। अब वो शहजादे अकबर के नाम पे उसने बना तो दिया, लेकिन शहजादा अकबर अभी दुनिया पे नहीं आया, तो ये इंस्ट्रूमेंट बेरर ही कंसिडर हो। सम पेपर मस्ट बी सर्टन, सम पेपर क्या होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए। और सर्टन कब होगा, अगेन उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ना हो रही हो, लेकिन फिर वही बातें दबा रहे कि अगर इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या हो, इंडिकेटेड हो। अगर वो उसमें वही बात कर रहे हो कि अगर ये इंस्टॉलमेंट में पे करूँ तो इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, अगर कोई अमाउंट किसी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया तो बाकी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट भी फॉरन ड्यू हो जाएंगी। ये अभी मैंने बताया था ना आपको, कोई दोबारा बताने की जरूरत है, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर प्रॉफिट और लॉस की एडजस्टमेंट हो, सम पेपर मस्ट बी लीगल टेंडर, सर पाकिस्तानी करेंसी में ही आप हुक्म दे रहे हो अगली पार्टी को पे करने के लिए। नहीं बड़ा, ये जरा देखिएगा जल्दी से। प्रॉमिस नोट में नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होती है, 2। बिल ऑफ चेंज में कितनी होंगी, 3। द मेकर ऑफ द नोट कैन नॉट बी पे। देखो प्रॉमिस नोट में मेकर कौन होता है, जिसे पे करना है, और पे कौन होता है, जिसको पेमेंट मिलनी है। तो मेकर पे ही नहीं हो सकता अनलेस के इंस्ट्रूमेंट घूम फिर के इंडोर्स होता था। जैसे ए ने लिखकर वादा किया था मिस्टर बी से कि मिस्टर बी मैं आपको फलानी तारीख तक 1 लाख रुपया पे कर दूंगा। ये इंस्ट्रूमेंट बना के एक इंस्ट्रूमेंट बना के मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दे दिया। मिस्टर बी ने 1 लाख रुपए का उधार पे खरीदा मिस्टर सी से, और वही इंस्ट्रूमेंट सी को दे दिया। सी ने आगे उधार पे कुछ खरीदा मिस्टर डी से, और वही इंस्ट्रूमेंट डी को दे दिया। डी ने उधार पे खरीदा कुछ ई से, वही इंस्ट्रूमेंट ई को दे दिया। ई ने उधार से कुछ खरीदा ए से, वही इंस्ट्रूमेंट ए को दे दिया। अब इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ए ने पेमेंट लेनी भी है और ए ने पेमेंट एज ए मेकर करनी भी है। हाँ, तो ये इंस्ट्रूमेंट वैसे डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह हो सकता है घूम फिर के दोबारा मेकर पे ही बन जाए, लेकिन जब बना रहे हो, बनाते वक्त कभी भी मेकर पे ही नहीं हो सकता। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में तो ड्रॉयर बनाने वाला वो पे ही हो सकता है। ऐसे ही ना मेरे, ड्रॉयर चाहे खुद का नाम लिख ले चाहे किसी और का नाम लिख ले। और प्रॉमिस एंड ऑर्डर, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ऑर्डर होता है। प्रॉमिस नोट में क्या होगा, प्रॉमिस टू पे होगा, वहां पे हुक्म है पेमेंट लेने का, और वहां पे क्या है, वादा है पेमेंट देने का। एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस नोट को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज उस वक्त तक वैलिड नहीं होगा जब तक एक्सेप्ट ना करें। एक्सेप्ट करेगा कौन बोला, ड्रॉई, और जब ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेगा क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर। बेटा कहता है कि नेचर ऑफ लायबिलिटी, कहता है द प्रॉमिस नोट में जो वो मेकर है उसकी लायबिलिटी क्या है, प्राइमरी और एब्सोल्यूट है। याद है हमने डिस्कस किया। माजरत, ए ने एक प्रॉमिस नोट बना के दिया मिस्टर बी को, और ए ने लिख दिया 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू, मान लो कि 1 लाख रुपए की अमाउंट थी, मैं वादा कर रहा हूँ मिस्टर बी को दूंगा। मिस्टर बी ने आगे इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर दिया मिस्टर सी को, सी ने आगे कर दिया डी को। ड्यू डेट के ऊपर डी गया ए के पास, अगर वो पेमेंट देने से इनकार कर देगा तो डी किससे रिकवर कर लेगा, सी से, क्या पिछली किसी भी पार्टी से रिकवर कर ले, और इंस्ट्रूमेंट उसको दे देगा। फिर वो पार्टी भी किसके पास जाएगी, ए के पास। और अगर फिर भी ए इनकार कर रहा तो चाहे वो केस कर ले, अगर ये खुद भी केस कर सकता है उसके ऊपर, अगर वो इनकार कर दे खुद केस कर ले, लेकिन वो
हमने डिस्कस किया था, लोग केस से इतराते हो, कहते हैं गोली मारो, मैं क्यों उस पड्डे में पड़ूं, वो पिछली पार्टी को वापस करके इंस्ट्रूमेंट उससे पेमेंट ले लेते हैं, क्योंकि लाइबल तो सारे होते हैं। नहीं बेटा, लेकिन देखो यहाँ पे जो जिसने बनाया ना इंस्ट्रूमेंट, उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी का मतलब क्या है, जब तक वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पेमेंट नहीं करेगा इंस्ट्रूमेंट जिंदा रहेगा। है, अगर मिस्टर डी ने इंस्ट्रूमेंट वापस सी को कर दिया, सी से पेमेंट ले ली, तो सी के हाथ में अभी इंस्ट्रूमेंट जिंदा है। सी ने बी को वापस कर दिया, अभी बी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट जिंदा है, और बी ने जब ए को वापस करके पेमेंट ले ली, अब इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया। यानी कि जब तक ए पेमेंट नहीं करेगा, जिसकी लाइबिलिटी प्राइमरी और एब्सोल्यूट है, उस वक्त तक इंस्ट्रूमेंट खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, बिल ऑफ एक्सचेंज में मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉयर है उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी नहीं होती बल्कि सेकेंडरी होती है। जैसे ए ने उधार पे कुछ खरीदा मिस्टर बी से 1 लाख रुपए का, और मिस्टर बी ने 1 लाख रुपया देना था किसी मिस्टर सी का, तो मिस्टर बी ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, मिस्टर बी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसने लिख दिया 3 months आफ्टर डेट पे दिस अमाउंट टू सी आर ऑर्डर, और इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट करा के किसको दे दिया, सी को। अब बनाया किसने है, ड्रॉयर कौन है, बी। अब देखना बी की लाइबिलिटी कैसी है मेरे बच्चे, ड्यू डेट के ऊपर सी किसके पास जाएगा, ए के पास। ए ने पेमेंट कर दी तो मामला खत्म, इंस्ट्रूमेंट खत्म है। लेकिन अगर ए ने पेमेंट ना की तो फिर इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लाइबिलिटी किसकी होगी, बी की होगी, क्योंकि बी ने भी तो इसको साइन किया हुआ ना। यानी कि यहाँ पे जो वहां पे मेकर की लाइबिलिटी प्राइमरी थी, यहाँ पे ड्रॉयर की लाइबिलिटी सेकेंडरी है। अगर ए पेमेंट ना करे तो फिर बी की बारी आएगी, अगर ए पेमेंट कर देगा तो इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि बी पेमेंट करेगा तो इंस्ट्रूमेंट खत्म हो, तो बी की लाइबिलिटी तो सेकेंडरी है, लेकिन वहां पे वो प्राइमरी थी। जैसे ही मेकर इंस्ट्रूमेंट कर देगा इंस्ट्रूमेंट खत्म। यहां पे अगर बी पेमेंट कर भी देगा इंस्ट्रूमेंट खत्म नहीं होगा जब तक ये नहीं करेगा। बात समझ रही है, ड्रॉयर की लाइबिलिटी सेकेंडरी है बिल ऑफ एक्सचेंज में, प्रॉमिनेंट नोट में मेकर की लाइबिलिटी प्राइमरी है, मतलब वो पे करेगा तो जान छूटेगी। यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी तब आती है अगर वो मेन पार्टी पे ना करे, और फिर वो भी इसी से रिकवर करेगा। मेकर्स पोजीशन, यहाँ पे देखो मेकर्स पोजीशन कहता कि मिस्टर ए ने उधार पे कुछ खरीदा मिस्टर बी से 1 लाख रुपए का, और इंस्ट्रूमेंट बना के दे दिया बी को, बी आर हिज ऑर्डर। बी ने आगे कुछ उधार पे खरीदा मिस्टर सी से, और यही इंस्ट्रूमेंट सी को दे दिया। यहाँ पे जो मेकर और जो पेई है, ट्रांजैक्शन उनके दरमियान, चल अभी सी को चाहे बीच में ना रखे, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुई है वो किनके दरमियान हुई है, मेकर और पेई के दरमियान, बी आर हिज ऑर्डर, पेई के दरमियान ट्रांजैक्शन हुई। लेकिन मेरे बच्चे मान लो कि मिस्टर ए ने उधार पे कुछ खरीदा था मिस्टर बी से, और मिस्टर बी ने 1 लाख रुपया देना था किसी मिस्टर सी का, उधार पे ट्रांजैक्शन हुई ए से बी की तरफ। अब इसके ऊपर सवाल था वो जो भी मैं आपको बता रहा था, ए ने उधार पे 1 लाख रुपए का कुछ खरीदा है मिस्टर बी से, और मिस्टर बी ने 1 लाख रुपया देना है मिस्टर सी से, तो बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाए कि ये कवर हो जाए, है तो बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि उसमें तीनों पार्टी कवर हो जाएंगे। वो कैसे, आप देखना, जो ट्रांजैक्शन हुई है जिससे ये इंस्ट्रूमेंट बनेगा, जन्म लेगा, वो हुई है ड्रॉयर और ड्रॉई के दरमियान। उसने क्या कर दिया, ड्रॉयर ने इस इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करके यहाँ पे पे के तौर पे किसका नाम लिख दिया, सी का। तो प्रॉमिसरी नोट में ट्रांजैक्शन होती थी मेकर और पे के दरमियान, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसे भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, वहां पे ड्रॉयर और पे के दरमियान भी हो सकती है, सॉरी ड्रॉयर और पे और ड्रॉई के दरमियान, लेकिन ये नहीं होती कि मेकर और पे के दरमियान हो, ये पॉसिबल ही नहीं। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ये पॉसिबल ही नहीं कि मेकर और पे के दरमियान ट्रांजैक्शन हुई, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग ना, या तो अपना मेकर कौन है वो खुद है, और पे के तौर पे वो खुद से ट्रांजैक्शन थोड़ी करेगा। वैसे मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, देखिएगा, तो मिस्टर बी ने सी का 1 लाख रुपया देना था, ट्रांजैक्शन अभी ए ने उधार खरीदा बी से 1 लाख रुपए का, ट्रांजैक्शन यहां पे हो रही है जिससे ये इंस्ट्रूमेंट बना है। उसके बाद मिस्टर बी ने खुद अपना नाम लिखने की बजाय पे के तौर पे किसका नाम लिख दिया, सी का नाम लिख दिया। तो ट्रांजैक्शन जो हुई है वो हुई है ड्रॉयर और ड्रॉई के दरमियान, ना कि ड्रॉयर और पे के दरमियान, ऐसा नहीं सोचिए। लेकिन बिल ऑफ प्रॉमिनेंट नोट में क्या होता है, मेकर और पे होता है, जिनके दरमियान ट्रांजैक्शन होती है, जिसके बदले में इंस्ट्रूमेंट जन्म लेता है। ट्रांजैक्शन किसके दरमियान होती है, मेकर और पे। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन किसके दरमियान होती है, ड्रॉयर और ड्रॉई, ना कि पे। याद रखोगे, कहता है कि पेबल टू बेरर, प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर नहीं बना सकते मेरे बच्चे, लाजमी तौर पे पे का नाम लिखना होगा। हाँ अभी पढ़ेंगे बेरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो प्रॉमिसरी नोट कभी भी बेरर बनाते वक्त आगे जाके बन सकता है। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इंस्ट्रूमेंट दिया, मिस्टर ए ने लिख कर कुछ, मिस्टर ए ने एक प्रॉमिसरी नोट बना के दिया मिस्टर बी को, आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू बी आर हिज ऑर्डर, ये इंस्ट्रूमेंट बना के मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दे दिया। बी ने आगे उधार पे कुछ खरीदा मिस्टर सी से, और इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड पे लिखा, मान लो कि उसको इंडोर्स करने के लिए टू, और सी का नाम नहीं लिखा, बी ने अपने साइन किए, इंस्ट्रूमेंट किसको दे दिया, सी को। अब इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट इन ब्लैंक।
अब ये बेरर बन गया। इस तरह बेरर हो सकता है, बनाते वक्त कभी भी, जब बन रहा था इंस्ट्रूमेंट उस वक्त प्रॉमिनेंट नोट कभी भी बेरर नहीं होता, लाजमी पे का नाम लिखा हो। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर हो सकता है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते वक्त आपको टाइम बनाना पड़ेगा, पेबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता। ये भी मैं बताऊंगा आपको, ये पेबल टू बेरर जब ये डिमांड और बेरर इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे सारे। नोटिस ऑफ डिसऑनर, मेरे बच्चे प्रॉमिनेंट नोट में नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है। यानी कि मिस्टर ए ने एक प्रॉमिनेंट नोट बना के दिया मिस्टर बी को, बी ने आगे दे दिया सी को, सी ने आगे दे दिया डी को, और ड्यू डेट के ऊपर डी गया ए के पास, उसने पैसे नहीं दिए तो वो पिछली पार्टी से रिकवर कर लेगा, और मिस्टर बी ने ए पर केस कर। अब वो ये नहीं कहेगा कि तूने मुझे बताया कि मैंने पेमेंट नहीं की। भैया तूने ही तो इनकार किया है, तो तुझे नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में पिछली सारी पार्टीज को नोटिस देना होता है मेरे बच्चे। उसमें वजह क्या है तो देखिएगा। ए ने उधार पे कुछ खरीदा मिस्टर बी से, और बी ने किसी सी की पेमेंट करनी थी। उसने क्या किया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और यहाँ पे लिख दिया सी आर हिज ऑर्डर। सी ड्यू डेट के ऊपर गया मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए ने पेमेंट नहीं की, तो मिस्टर सी ने क्या कर दिया, बी पर केस कर दिया। लॉ कहता है कि देखो बी पर केस कर सकते हो है, लेकिन उसको पहले नोटिस ऑफ डिसऑनर दो। भैया मिस्टर ए ने पेमेंट नहीं की, क्योंकि इसकी लायबिलिटी कैसी थी, कंडीशनल। अगर वो नहीं करेगा तो फिर इसने करनी है, लेकिन कम से कम उसको बताओ तो सही ना कि उसने पेमेंट नहीं की, हो सकता है वो पेमेंट कर दे, तू सीधा ही उसके ऊपर केस कर दिया। तो लॉ कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको पहले नोटिस ऑफ डिसऑर्डर देना होता पिछली सारी पार्टीज को जिस पर भी केस करना चाहे, लेकिन प्रॉमिनेंट नोट में नोटिस देने की जरूरत, बगैर नोटिस ये ही आप केस कर सकते हैं। लिमिट नहीं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ये स्लाइड्स हैं, ये जरा थोड़ी सी पुरानी उसमें सिलेबस में ये इसी चैप्टर इकट्ठा ही हुआ करता था, तो तीनों इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे पढ़ाया करते थे, फिर आगे शुरू होता। लिमिट ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक, ओनली 10 मिनट्स। तो ये शुरू कब हुआ, टाइम क्या हुआ? 9:20 हो रहे हैं, 22 हो रहे हैं। तो 9:32 सॉरी 10:32 है, 9:32 पे इकट्ठे होंगे मेरे। 9 बजे क्लास होती तो तकरीबन इस टाइम पे तो हमने वैसे ही इकट्ठे शुरू होना था ना। तो ये कवर होने का मतलब असाइनमेंट खतरनाक, आज इंशाल्लाह सफलता मिलेगी, और जितनी जल्दी हो सका इंशाल्लाह करके, ताकि तुम नाश्ता करें फिर अगली क्लास के लिए रेडी भी करना है। आज मेरा इरादा वो भी है, कंपनी ऑफिस में लगा ली है। नहीं सर, पर हम आपको जगह 11-12 रहते हैं। नहीं थोड़ी मत 3 तो रिवाइज ही करनी है, 2 पढ़ने हैं, कल कर लेंगे। कल पहले तू अच्छा, तू हमेशा ऑपोजिट ही जा रहा हूं। ये कह देना कल करेंगे, सौराज जी को 200 आएंगे पहले जा बंदा। ये भी सही है, रंदो सही है। लिमिट अगर हम टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो मेरे बच्चे 6 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। वैसे तो 3 नजर आ रही होंगी आपको, लेकिन हर एक के अंदर 2-2 है, तो 6 हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर मेरे बच्चे, अगर आप देखें ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, वैसे तो हमें याद है ना थोड़ा थोड़ा, मुझे ये बताएं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता था बोला, और जिसमें पे का नाम होता है। क्या बकवास है यार, इस टाइम पर भी ये चबले हैं। वो डिमांड होता है, कौन लोग हो तुम लोग यार सारे। यार इन लोगों को ये नहीं अभी तक पता कि ऑर्डर क्या करूं यार तुम लोगों को। ले बेटा, अल्लाह ही तोड़ा भला करे। तो कुछ भी ना लिखा हो, कुछ भी नहीं, जहाँ पे पेई का नाम ना लिखा हो, पेई का नाम ना लिखा हो तो बेरर, अगर पेई का नाम लिखा हो तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा। है जहां पे पेई का नाम, जिस बंदे को पेमेंट मिलनी हो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नजर आ रहा हो तो पक्की बात है इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, ऑर्डर होगा। और जहां पे पेई का नाम नजर ना आ रहा हो तो पक्की बात है वो क्या होगा, बेरर। और जो इंस्ट्रूमेंट जिस पे पेमेंट फौरन ड्यू हो वो डिमांड होता है, जिस पे पेमेंट आपको कुछ देर इंतजार करना पड़े वो टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है। जो फौरन ना हो इनलैंड होता है, इनलैंड ना हो तो फौरन होता है। चलिए ये तो अभी समझाने से समझाएंगे ना, ये तो सादी सी बातें थी, बाकी 4 नहीं पहले बकवास की थी उस वक्त, क्यों नहीं लिखा, पेन नहीं था। यार क्या लोग हो तुम लोग। चले देखिएगा, मिस्टर ए ने उधार पे कुछ खरीदा मेरे बच्चे मिस्टर बी से,
ए 50,000 रुपए का, और मिस्टर ए लिख के वादा कर रहा था मिस्टर बी को, तो उसने सब कुछ लिखा, 3 मंथ्स, यहाँ पे तारीख लिख दी, अमाउंट लिख दी, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, चलो मानो 3 महीने के बाद पेमेंट होनी थी, 3 मंथ्स आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू वी आर हिज ऑर्डर। अब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। मैं बाकी चीजों को साइड पे रखो, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि यहाँ पे पे का नाम लिखा है, जहां पे पे का नाम लिखा रहा हो तो क्या होता है, वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है मेरे बच्चे। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ वो होता है जिसमें पे का नाम लिखा, आगे लफ्ज और हिज ऑर्डर लिखा हो या ना लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली पे का नाम लिख दो, 3 मंथ्स आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू अफजल, ओनली नहीं लिखना बस आगे। तो ये भी क्या है, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। अफजल आर हिज ऑर्डर, वो तो ऑर्डर है ही, याद रखोगे इस बात को। अफजल आर अकबर, वो भी ऑर्डर ही है, पे का नाम तो लिखा आ रहा है ना मेरे बच्चे। और आगे बी ने आगे इंस्ट्रूमेंट देना है सी को, मुझे बताओ कैसे देगा, साइन करके देगा। और उसने क्या किया, बैक साइड पे इंस्ट्रूमेंट, बैक साइड पे इस इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड की उसने, बैक साइड के ऊपर इसने कर दिया, लिखा यहाँ पे टू सी, और बी ने साइन करके इंस्ट्रूमेंट सी को दे दिया। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है बेरर है? ऑर्डर ही है बेटा, पे का नाम लिखा आ रहा है ना, ये किसने बोला? तो बंदे बनो यार, पे का नाम लिखा भी नजर आ रहा है। अच्छा, सी ने आगे कुछ उधार पे खरीदा मिस्टर डी से, और इस इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड पे लिखा टू, और जगह खाली छोड़ दी, और बी सी ने अपने साइन के इंस्ट्रूमेंट दे दिया डी को। अब बताओ, अब बेरर है, अब बेरर है क्योंकि आगे उसका डी का नाम ही नहीं लिखा। अब डी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट क्या है, बेरर है, उसका नाम, जिस बंदे का पास इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम ना लिखा हो ऊपर, तो उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, बेरर होगा। याद रखोगे इस बात को। ये बकवास तुम लोगों ने उस वक्त पहले भी की थी कि सर याद रखें, मुझे याद है वो दिन भूले नहीं, 2-4 दिन पहले की तो बात है। चले चले कोई नहीं, अब इसलिए थोड़ा सा डांट रहा हूँ, अभी नहीं भूलना मेरे बच्चों, क्योंकि अभी देखें हमारे पास दिन ही क्या है। कह रहे कि प्रॉब्लम देखिएगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, बस हमने देख लिया कि जो जिसमें पे का नाम लिखा। अब ये लिखा अल्फाज क्या होंगे, कह रहे कि देखिए विच इज एक्सप्रेस टू बी सोपेबल, विच इज एक्सप्रेस टू बी सोपेबल का मतलब क्या है, जैसे ये लिखा हुआ पे आजम आर ऑर्डर, ये किताबों में देखेंगे आप, ये किताब के अल्फाज हैं, पे आजम आर ऑर्डर, ये क्या है, ये बड़ा क्लियरली ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। विच इज एक्सप्रेस टू बी सोपेबल, लिखा ही हमने ऑर्डर की तरह है। या विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू पर्टिकुलर पर्सन, जैसे पे आजम, पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख दिया हमने और ऑर्डर नहीं लिखा, इट्स ओके, फिर भी ये क्या है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही है, पे का नाम तो लिखा रहा है। एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स व्हिच प्रोहिबिट ट्रांसफर, ओनली नहीं लिखना आगे, ना ही आगे कोई ऐसी इंटेंशन शो करनी है कि मिस्टर ये मिस्टर ए को पेमेंट मिलेगी, मिस्टर ए आगे इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकता, इस तरह की इंटेंशन भी शो नहीं करनी उसके, ना ही आगे लिखना पे दिस अमाउंट टू बी ओनली, क्योंकि अगर इस तरह कर दिया वो इंस्ट्रूमेंट आगे किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। मैंने आपको लिख दिया 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू यू एंड यू कैन नॉट ट्रांसफर दिस इंस्ट्रूमेंट फर्दर, मैंने ये इंटेंशन शो कर दिया। अब ये नेगोशिएबल ही नहीं रहा है, तो ये अल्फाज भी नहीं लिखने, किसी तरह इंटेंशन भी नहीं शो करनी कोई कि जैसे लगे कि इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता, और दूसरा आपने उसको प्रोहिबिट भी नहीं करना ट्रांसफरेबिलिटी। मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा बोला, पे का नाम ना लिखा हो, यानी कि देखे लिखा प्लीज पे ऑन डिमांड टू, यहाँ पे उसने इसको, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ये ब्राह्मण नोट है बिल ऑफ सेल, ये जो नजर आ रहा शर्म तो नहीं आ रही, शर्म तो नहीं आ रही है अभी भी उसको, प्लीज पे, यहां से भी पता चल लेना था, प्लीज पे ऑन डिमांड टू बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, अल्फाज क्या लिखे, बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट द सम ऑफ ₹100,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अब ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, बेरर है, क्योंकि यहाँ पे पे का नाम नहीं लिखा, किसको पे करना, बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। बेरर का मतलब क्या है, जिसके हाथ में भी हो, हमने डिस्कस किया था बेरर क्या होता है, जिसके हाथ में भी हो, तो बेरर इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, हमने डिस्कस किया था जो बेवफा हो, ऐसे मेरे बच्चे, बेवफा इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके हाथ में लग जाए उसी का बन जाता है, वही पेमेंट रिसीव कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा ही नहीं किसी पे का नाम। तो प्लीज पे ऑन डिमांड टू बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, तो ये क्या होगा, बेरर। अच्छा, ये एक तो बेरर ऐसे बना सकते हो, या हो सकता है हम ऊपर ये लिखे ही ना, बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, बस यहाँ पे खाली लाइन लगा दें, प्लीज पे ऑन डिमांड टू, आगे लाइन लगा दें, खाली जगह छोड़ दी, ये भी खाली जगह छोड़ देंगे, तो ये भी क्या है, ये भी बेरर ही है, पे का नाम तो नहीं लिखा, पे का नाम नहीं लिखा तो बेरर है, याद रखोगे इस बात को। ले बेटा, कहता कि बेरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, यानी कि आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। या लास्ट इंडोर्समेंट मस्ट बी इंडोर्समेंट इन ब्लैंक,
ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, प्रॉमिस नोट बना के दिया बी को, और ए ने उसके अंदर लिखा था बी आर हिज ऑर्डर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। बी ने आगे इंस्ट्रूमेंट दिया सी को, और बी ने उसके ऊपर लिखा टू, उसको इंडोर्स करते हुए लिखा टू, और सी का नाम नहीं लिखा, या अल्फाज लिखे बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, और सी ने अपने बी ने अपने साइन कर दिए, तो ये अगेन बेरर बन गया। अगली इंडोर्समेंट कैसे होगी? ब्लैंक, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक कर दो अगले अगले बंदे को देते हुए, तो वो अगेन क्या बन जाता है? बेरर। और आगे सी ने दिया इंस्ट्रूमेंट डी को, और डी ने क्या कर दिया, यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, तो क्या बन जाएगा? अगेन ऑर्डर बन जाएगा। कई का नाम लिखा नजर आ जाए, ऑर्डर लिखा ना नजर आ रहा तो बेरर, चाहे अल्फाज लिखे हों बेरर के, चाहे लिखा ना लिखा ही ना बे का, तो बेरर हो। ले बेटा, इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया था हमने। डिस्कस किया था इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जिस इंस्ट्रूमेंट में 3 कंडीशन में से कोई 2 पूरी हो रही हो, लेकिन इन 2 में से ये पहली लाजमी पूरी हो रही हो। याद करें, इसमें डिस्कस किया था ये मेड आर ड्रॉन इन पाकिस्तान के बना कहां पे है, बनने के लिहाज से देखना है। मेड पेबल इन पाकिस्तान, पे किसको हो रहा है ये देखना है, यानी कि पे कहां पे हो रहा है, पे कहां पे हो रहा है, यहां पे ये देखना है। और तीसरे नंबर पे किसको पे हो रहा है ये देखना है। देखो मेरे बच्चे, वो कहता है बना पाकिस्तान में हो, लाजमी तौर पे पाकिस्तान में बना हो, और उसके बाद इन 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी हो, तो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? इनलैंड हो। अगर दोनों, ये पिछली नीचे वाली दोनों पूरी हो, ये ऊपर की मेन कंडीशन पूरी ना हो, तो ये इंस्ट्रूमेंट इनलैंड नहीं, वो फॉरेन ही होगा। जो इनलैंड ना हो वो फॉरेन होता है। जैसे हमने डिस्कस किया ना, एक इंस्ट्रूमेंट बना है दुबई में, बताओ, हमने डिस्कस किया था, अगर बोल दिया ना अगर बने ही एक इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में नहीं, तो अगर आगे देखने की, दोनों चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं, वो हमेशा फॉरेन ही हो। क्योंकि हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रूमेंट का ड्रॉ होना पाकिस्तान में जरूरी है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में बने ना तो मेरे बच्चे फौरन से कह देना इंस्ट्रूमेंट इनलैंड नहीं है। अगर मैं कहूं कि इंस्ट्रूमेंट बना है अफगानिस्तान में, कहेंगे सर आगे दोनों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं, गोली मारे, इंस्ट्रूमेंट क्या है? फॉरेन है। लेकिन मैं कहूं कि अगर इंस्ट्रूमेंट बना है लाहौर में, अब आप कहेंगे सर आगे आगे बताएं, फिर अगले 2 में से कोई एक कंडीशन इसका साथ दे। मैंने कहा इंस्ट्रूमेंट बना है लाहौर में, मेड पे एबल इन दुबई, आप कहेंगे सर अभी भी हो सकता है इनलैंड हो। सर तीसरी भी बताओ है? मैंने कहा कि वो पेमेंट होगी, अज्यूम कर लो अरशद को, आपने कहा कि इनलैंड है, क्योंकि इस कंडीशन के साथ बना पाकिस्तान में हो, इन 2 में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए, इन 2 में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए, तो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? इनलैंड हो। अगर इंस्ट्रूमेंट बना है पाकिस्तान में, यहाँ पे कराची में बना है, क्या इनलैंड है? नहीं, आगे दोनों को देखना है। अच्छा, पेबल है दुबई में, पेमेंट होनी है सुरेश कुमार को, क्या है? फॉरेन, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी चीज ने इसको वो नहीं किया, इसका साथ नहीं दिया। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होने के लिए इंस्ट्रूमेंट का पाकिस्तान में बनना जरूरी है। उसके बाद या तो पेमेंट पाकिस्तान में हो जाए या पाकिस्तानी पर बन जाए, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन उसका साथ दे दे, तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो। अगर ये हो बना पाकिस्तान में हो, बना मुल्तान में है, लेकिन दोनों कंडीशन पूरी ना हो रही हो, तो मेरे बच्चे फॉरेन है। अगर बना मुल्तान में हो और पेमेंट यहाँ पे लाहौर में होनी हो, और पेमेंट चाहे डोनाल्ड ट्रंप को होनी हो, मेरे बच्चे ये क्या होगा? ये इनलैंड है। याद रखोगे इस बात, देख लेना। हाँ वो, लेकिन मैंने जरा थोड़ा सा ये समझना कि ये इंडियन, चलें इस तरह कर, इंडियन सिटीजन या रेजिडेंट सुरेश कुमार, इस तरह कर लो। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मुझे याद है कि बहुत सारे हमारे इस तरह के बच्चे हैं जो सिंध से हमारे पास पढ़ रहे होते हैं, उनके चंद्र कुमार और सुरेश कुमार, ये बाकी इस तरह के बथेरे बच्चे हैं। कहता है कि प्रोमिनेंट बिल ऑफ एक्सचेंज आर चेक विच इज मेड आर ड्रॉन इन पाकिस्तान, देखो बना पाकिस्तान में हो, दोनों कंडीशन। कहता वही इंस्ट्रूमेंट इनलैंड होगा जो बना पाकिस्तान में हो, मेड आर ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड आल्सो मेड पेबल इन पाकिस्तान। अगर ये 2 कंडीशन पूरी हो जाए तो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? इनलैंड। या मेड आर ड्रॉन इन पाकिस्तान अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान, पेमेंट चाहे जहां पर मर्जी हो, तो ये फिर भी वो क्या होगा? यानी कि और या ये कंडीशन पूरी हो जाए या ये कंडीशन पूरी, याद रखोगे। और जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ना हो वो क्या होता है? वो फॉरेन हो। एक इंस्ट्रूमेंट बना है यूके में, शाबाश, ले बेटा, ये 2-4 दिन ना रखना है इसको अपने पास। ले बेटा, डिमांड इंस्ट्रूमेंट याद है हमने डिस्कस किया था। डिमांड इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर अमाउंट फॉरेन ड्यू हो, फॉरेन ड्यू हो, फॉरेन मिलनी हो, आपको इंतजार किए बगैर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ऐसे यानी कि फॉरेन पेमेंट डिमांड कर सकते हो, सादा अल्फाज में।
ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर पेमेंट के लिए आपको इंतजार ना करना पड़ रहा हो, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ए ने उधार पे कुछ खरीदा मिस्टर बी से, और मिस्टर बी को कहा कि आई विल पे, चलो आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू मिस्टर बी ऑन डिमांड। आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू मिस्टर बी एट साइट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। जब देखूंगा पे कर दूंगा। डिमांड, आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू मिस्टर बी ऑन प्रेजेंटमेंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। जब प्रेजेंट करेगा मैं पे कर दूंगा। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं मेरे बच्चे? डिमांड, जिसमें पेमेंट फौरन पे कर दी। लेकिन अगर लिखा हो आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू मिस्टर बी 10 days आफ्टर प्रेजेंटमेंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ये टाइम, क्योंकि 10 दिन प्रेजेंट करेगा, फिर 10 दिन बाद में पेमेंट करूंगा। 10 days आफ्टर साइट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ये भी क्या है? ये भी टाइम इंस्ट्रूमेंट है। हाँ चले इस तरह देखिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से उधार पे कुछ खरीदा और उसको कहा कि 1 month, आज तारीख क्या बोला? 20 फरवरी 2024। और उसने कहा कि 1 month आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू मिस्टर बी आर हिज ऑर्डर। साइन करके मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दे दिया। बताओ टाइम है या डिमांड है? टाइम। अच्छा ये मुझे बताएं कि इसकी ड्यू डेट क्या है? डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या बोला? शायद 21 मार्च, ऐसे ही 29 क्या ना फरवरी, तो 21 मार्च अज्यूम कर लो, 1 month आफ्टर डेट अज्यूम कर लो। तो 21 मार्च इसकी ड्यू डेट है। मुझे ये बताएं 21 मार्च के बाद ये इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाएगा? हाँ ये डिमांड बन जाएगा। उसको वो देखो, अगर वो टाइम हो भी, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। याद रखोगे इस बात को। कहता है कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको पेमेंट फौरन मिल रही हो। कहता है कि एन इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड इज पेबल इमीडिएटली। और उसके बाद कहता है कि एट साइट एंड प्रेजेंटमेंट मींस ऑन डिमांड। आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट एट साइट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, जैसे ऊपर लिख रखा है, इट इज एक्सपेक्ट टू बी पेबल एट साइट। जब मैं देखूंगा इंस्ट्रूमेंट पे कर दूंगा। आज मैंने इंस्ट्रूमेंट इशू किया, आपको कहा जब लाके मुझे इंस्ट्रूमेंट दिखाओगे मैं पे कर दूंगा। मतलब डिमांड है ना, चाहे कल ही लगा के दिखा दो, चाहे बाहर चक्कर लगा के बिल आके दिखा दो, राणा साहब देख लो, चलो करो पेमेंट। तो डिमांड है ना, जब दिखाओगे मैं पेमेंट कर दूंगा। या ऑन प्रेजेंटमेंट है, आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट, आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू मिस्टर बी ऑन प्रेजेंटमेंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। जब लाके मेरे पास प्रेजेंट करेगा मैं पे कर दूंगा। तो जब प्रेजेंट करोगे मैं पे कर दूंगा बस। तो ये क्या होते हैं? ये डिमांड ही होते हैं। या ये भी देखिएगा, नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, यानी कि मैंने लिखा ही नहीं, यानी कि मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया, मिस्टर ए ने उधार पे कुछ खरीदा मिस्टर बी से, और उसने क्या लिखा? ऊपर तारीख लिखी, अमाउंट लिखी, और नीचे लिखा आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू मिस्टर बी आर हिज ऑर्डर। सादा, उसमें टाइम है ही नहीं। तो ये भी क्या है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ना लिखे नहीं 3 months आफ्टर डेट, 6 months आफ्टर डेट, तो वो भी क्या होगा? डिमांड ही होगा। ये बात यहाँ पे लिख रखी है। द बिल, चले ये टाइम मेंशन हो, द बिल आर नॉट एक्सेप्टेड आर इनडोर्स्ड आफ्टर इट इज ओवरड्यू। यानी कि अगर टाइम हो, बीच में टाइम पूरा हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा? अच्छा मैं कहूंगे आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू मिस्टर बी ऑन डेथ ऑफ मिस्टर ए। टाइम ही है ना, वेट तो करना पड़ेगा मिस्टर बी के मरने का, है वेट करना पड़ेगा कि नहीं? पक्की बात। टाइम इंस्ट्रूमेंट फिर कौन सा होगा? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू फलाना बंदा ऑन स्पेसिफिक डेट आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू फलाना बंदा ऑन 14 अगस्त, स्पेसिफिक डेट। ईद उल अजहा, ईद उल फितर, स्पेसिफिक डे, सर्टन डेट आफ्टर साइट आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू फलाना बंदा 10 days आफ्टर साइट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ऑन साइट करे तो डिमांड, आफ्टर साइट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट 10 days, कुछ दिन बता दे तो वो क्या होगा? टाइम बन जाएगा। ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट व्हिच इज सर्टेन टू हैपन, जैसे डेथ अभी हमने डिस्कस किया था, आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू फलाना बंदा ऑन द डेथ ऑफ टमकाना बंदा। इट्स ओके, ठीक है। कहता कि देयर कैन बी अ टाइम बिल, टाइम चेक, सॉरी, देयर कैन बी अ टाइम बिल, टाइम नोट, बट नॉट ए टाइम चेक। क्योंकि जो चेक है वो हमेशा क्या होता है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कभी भी टाइम नहीं होता। करेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरे बच्चे? आज शुरू में चैप्टर नंबर 14 के करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाओ। अगेन वो कह रहा है पेबल टू ऑर्डर भी हो सकता है, बेरर। अभी तो हमने गौर से पढ़ लिया। पेबल टू ऑर्डर का मतलब क्या है बोला? जहां पे पेबल टू ऑर्डर कौन सा होता है? पे का नाम लिखा हो है, और पे का नाम कैसे लिखा हो? चाहे पे आजम आर बाबर है, पे आजम आर ऑर्डर, पे आजम आर बाबर, जैसे मर्जी लिखा हो, ये क्या है? ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। और जहां पे का नाम ना लिखा हो तो वो क्या होगा?
बेरर। अच्छा ये और देखिएगा, मैंने आपको बताया था इसको भी जरा, पे आजम आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू यू आर बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ये अगर मैं आपका नाम लिख भी दूं और साथ बेरर लिख दूं, वो बेरर ही होता है, क्योंकि आप आ जाइएगा चाहे कोई भी आ जाए, जब मैंने कह दिया कोई भी आ जाए मतलब बेरर ही है। याद रखोगे? तो ये याद रखिएगा, ये वाली पे आजम आर बेरर, ये बेरर ही होगा, ये पे नहीं होगा। कोई कहेगा सर ये देखो ना पे का नाम लिखा हुआ है, तो भाई आगे आर बेरर ने क्या कर दिया, उसको ओपन कर दिया। ये हमने सारा पढ़ लिया मेरे बच्चे। इजी ट्रांसफरेबिलिटी, ये जो बिल ऑफ चेंज या प्रोमिनोड वगैरह होते हैं, चेक वगैरह, ये बड़े इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। मिस्टर ए ने इंस्ट्रूमेंट बना के दिया मिस्टर बी को, उसने लिख दिया ए आर ऑर्डर, और ये इंस्ट्रूमेंट बना के किसको दे दिया, बी को। बी ने आगे कोई पेमेंट करनी थी मिस्टर सी को, और यही इंस्ट्रूमेंट क्या कर दिया, मिस्टर बी को सी को दे दिया, और इसके बैक साइड पे क्या लिखा, टू लिखा, सी लिखा, और बी ने आपने साइन किया, इंस्ट्रूमेंट किसको दे दिया, सी को। अच्छा सी ने आगे किसी की पेमेंट करनी थी मिस डी की, और इसी इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड पे क्या लिखा, टू लिखा, डी लिखा, और साइन करके इंस्ट्रूमेंट दे दिया डी को। देखो ये साइन करके देना क्यों जरूरी है भला? चलो मान लो सी साइन करके क्यों दे रहा है, क्योंकि सी का नाम लिखा हुआ। अगर पेई के तौर पे आपका नाम ना लिखा हो तो फिर साइन करके देने की जरूरत नहीं होती, वो बेरर होता है। अगर आपका नाम लिखा रहा हो तो फिर आपका आपका इंस्ट्रूमेंट है, आप मालिक हो, आपका नाम लिखा हुआ, उसको ट्रांसफर करने के लिए टाइटल को, ओनरशिप को साइन करके देना होता है, ऐसे ही था। और डी ने आगे इंस्ट्रूमेंट देना था, कोई पेमेंट करनी थी ई को, डी ने क्या किया, इसकी बैक साइड पे लिखा टू, और उसने खाली जगह छोड़ी, ई का नाम नहीं लिखा यहाँ पे, और डी ने अपने साइन करके इंस्ट्रूमेंट किसको दे दिया, ई को दे दिया। अब ये ई के हाथ में इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, बेरर है, और ई ने आगे इंस्ट्रूमेंट एफ को देना हो तो क्या साइन करके देगा, नहीं, बगैर साइन के दे देगा, क्योंकि उसका नाम है ही नहीं, उसका नाम ही नहीं। हाँ एफ अगर इस जगह पे आपका नाम लिख रहे तो फिर दोबारा से क्या बन जाएगा, ये ऑर्डर बन जाएगा। याद रखोगे इसको, यानी कि अगर तो ऑर्डर हो तो साइन करके दे दो, अगर ऑर्डर ना हो, बेरर हो, तो जस्ट डिलीवर कर दो। अगर इंस्ट्रूमेंट क्या हो, बेरर हो, तो सिर्फ डिलीवर कर दो अगले। जैसे ये करेंसी नोट है, ये बेरर है ना, वैसे अगर ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं, वैसे अगर देखा जाए आपका नाम तो नहीं लिखा होता इसके ऊपर, है आप अगले बंदे को देते हो साइन करके तो नहीं देते, क्योंकि ये बेरर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर इसके ऊपर आपका नाम लिखा होता फिर आपने क्या करना था, साइन करके देना था। कहता टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, याद हमने डिस्कस किया था यहाँ पे पहले, तो एग्जांपल ही थी कि मिस्टर ए से एक चीज, चलो मान लो कि मिस्टर ए की गाड़ी थी, मिस्टर ए की गाड़ी चुरा ली किसी मिस्टर बी ने, और मिस्टर बी ने क्या किया, ये चोर है, मिस्टर बी ने इस गाड़ी को आगे किसी मिस्टर सी को भेज दिया, मिस्टर सी ने इसको 20 लाख रुपया पे किया और वो गाड़ी ली। बड़ी ईमानदारी से, उसको नहीं पता कि मिस्टर बी के पास ये गाड़ी चोरी की। मुझे ये बताएं, क्या मिस्टर सी को ये गाड़ी अपने उसके मालिक को वापस करनी होगी कि नहीं? याद है ना, हमने पढ़ लिया था। तो माशाल्लाह पहले तो आप लोग उस वक्त तो माशाल्लाह जिस तरह के जवाब थे, अल्लाह ही हाफिज है, अब तो माशाल्लाह सियाने हो गए आप लोग हैं। तो क्या है, मिस्टर बी को, मिस्टर सी को ये गाड़ी उसके मालिक को वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि मिस्टर बी का बीच में टाइटल क्या हुआ था, डिफेक्टिव हुआ था। जब याद रखना कानून यही है कि टाइटल अगर एक दफा बीच में डिफेक्टिव हो जाए तो आगे डिफेक्टिव ही चलता है, वो कैसे वैलिड हो सकता है? एक बंदा अगर मालिक नहीं था, वो मलकियत एक मालिक है ही नहीं, वो आगे मलकियत कैसे ट्रांसफर कर सकता है? याद रखोगे इस बात को, एक बंदा मालिक है ही नहीं, वो मलकियत आगे कैसे ट्रांसफर कर सकता है? लॉ कहता है हम नहीं मानते, लेकिन लॉ ने एक जगह पे मान लिया। हाँ, लॉ ने कह दिया कि बिल ऑफ एक्सचेंज इसकी एक्सेप्शन है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इसकी एक्सेप्शन है। जैसे मान लो कि मिस्टर ए ने एक प्रॉमिस नोट बना के दिया, मिस्टर ए ने एक प्रॉमिस नोट बना के दिया किसी मिस्टर बी को, 1 लाख रुपए का एक प्रॉमिस नोट बना के मिस्टर ए ने दिया मिस्टर बी को। मिस्टर बी से इंस्ट्रूमेंट चोरी कर लिया किसी मिस्टर सी ने, हो सकता है साइन कर लिया, जो भी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मिस्टर बी से चोरी किसने कर लिया, मिस्टर सी ने, ये चोरी कर ली। मिस्टर सी ने उस इंस्ट्रूमेंट को आगे 1 लाख रुपए का उधार पे खरीदा मिस्टर डी से, और यही इंस्ट्रूमेंट मिस्टर डी को दे दिया। मिस्टर डी को नहीं पता ये चोरी का है, उसने ईमानदारी से मिस्टर सी को कोई चीज बेच के ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट किया है। तो मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, मिस्टर सी क्या बनेगा, अब मिस्टर डी क्या बनेगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में जाते इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल साफ सुथरा, और इसका टाइटल बिल्कुल इफेक्टिव होगा। मिस्टर डी पिछली किसी भी पार्टी पर केस करके पैसे रिकवर कर सकता है, अगरचे ये चोरी हुआ, लेकिन लॉ कहता है कि मिस्टर डी का यहाँ पे कोई कसूर नहीं, उसने ईमानदारी से इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट किया है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में खूबी है कि अगर ये किसी मासूम बंदे के हाथ में चला जाए, लेकिन ये मासूम बंदा वो होगा जो 5 कंडीशन पूरी करे। ये मासूम एमी नहीं बन गया होगा, इसने कितनी कंडीशन पूरी की होंगी, 5। तो 5 कंडीशन पूरी करने के बाद ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में जब भी इंस्ट्रूमेंट जाएगा, अगर पीछे चोरी का भी हो तो वो क्या हो जाएगा, वो साफ सुथरा हो जाएगा। तो
फिर अगर आपको याद हो, हमने एक पढ़ा, ये पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हमें पता है कि मेकर कौन होता है, जो प्रोमिनोट बनाता है, पे कौन होता है, जिसको बिल ऑफ कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको पेमेंट मिलनी हो वो पे होता है। ड्रॉयर कौन होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है या चेक ड्रॉ करता है। ड्रॉई कौन होता है, सॉरी ड्रॉयर कौन होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक ड्रॉ करता है। ड्रॉई कौन होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है, ऐसे ही। और एक्सेप्टर कौन होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर ले जब ड्रॉई, तो वो क्या बन जाता है, एक्सेप्टर बन जाता है। तो बेटा होल्डर, यहाँ पे एक आगे उसने डेफिनेशन दी, होल्डर कौन होता है, हमने डिस्कस किया था। होल्डर वो बंदा है जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट हो, वो इंस्ट्रूमेंट की पोजेशन का हक भी रखता हो और उसके ऊपर अमाउंट भी रिकवर कर सकता। ऐसा बंदा जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अमाउंट भी रिकवर कर सकता हो और अपने पास रख भी सकता हो। मैंने कहा था कि मिस्टर ए से इंस्ट्रूमेंट, मेरे बच्चे मिस्टर ए ने एक इंस्ट्रूमेंट बना कर दिया मिस्टर बी को, प्रोमिनोट, और वो चोरी कर दी मिस्टर सी ने। मुझे बताएं, क्या इस मिस्टर सी, सिर्फ मिस्टर सी तक देखो, यहाँ पे रुको, क्या मिस्टर सी इस इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रखने का हक रखता है? नहीं। क्या इसको पेमेंट रिकवर करने का हक रखता है? नहीं। ये चोर है, जो मर्जी है, ये चोर। हाँ, आगे किसी मासूम बंदे को दे देगा मिस्टर डी को, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हुआ, तो फिर ये बुराइयों से पाक हो गया, इट्स ओके। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, किसी बंदे को अगर गुमा हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिले या कोई बंदा चोरी कर ले, ये बंदे कभी भी उसके होल्डर नहीं होते। होल्डर का मतलब वैसे तो वो है जिसके हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन लॉ ने कह दिया नहीं, खाली ये नहीं कि जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट हो, वो उस इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रखने का हक भी रखता हो और उसके ऊपर अमाउंट रिकवर करने का भी हक रखता हो। अगर इन दोनों में से कोई एक खूबी भी नहीं उसके अंदर, या है उसके बाद लेकिन पेमेंट रिकवर करने का हक ना हो, तो वो होल्डर नहीं है। तो होल्डर बनने के लिए दो कंडीशन थी मेरे बच्चे। ही मस्ट बी इंटाइटल्ड टू द पोजेशन, वो इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रख सकता, वो अपने नाम पे, चोर नहीं रख सकता, और जिसको गुमी हुई चीज मिले वो नहीं रख सकता, याद रखिएगा। और वो पेमेंट रिकवर करने का भी हक रखता हो, चोर नहीं पेमेंट रिकवर कर सकता, और जिसको गुमा हुआ इंस्ट्रूमेंट मिले वो उसके ऊपर पेमेंट रिकवर करने का हक नहीं रखता। याद रखोगे इस बात को। फिर आगे मेरे बच्चे हमने होल्डर इन ड्यू कोर्स का डिस्कस किया था, और मैंने कहा था होल्डर इन ड्यू कोर्स की ये डेफिनेशन क्या है, ये सारी पढ़ लो। इसी डेफिनेशन से आगे ये कंडीशन निकाली हुई, एसेंशियल निकाले हुए कि क्या चीजें जरूरी हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए। 5 चीजें हैं मेरे बच्चे, याद रखिएगा। एक तो उस बंदे का होल्डर होना जरूरी है। होल्डर होने के लिए 2 कंडीशन थी अभी, यानी कि वो पेमेंट रिकवर करने का भी हक रखता हो और इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रखने का भी हक रखता हो। तो होल्डर वाले एसेंशियल पूरे कर रहा हूं, 2 वाले दोनों जो है। दूसरे नंबर पे होल्डर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, वो एजुकेट कंसिडरेशन, यानी कि अगर मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट आया 1 लाख रुपए का, तो बदले में मैंने कोई 1 लाख की चीज दी हो। ये ना हो कि मैंने 70 लाख वाली चीज दे के लाख वाला इंस्ट्रूमेंट ले लिया हो, तो मैंने एजुकेट मुनासिब कंसिडरेशन ही दी। मैं होल्डर बन गया हूं लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हूं, ये पेपर में ध्यान रखिएगा। अगर मैंने इंस्ट्रूमेंट आपको गिफ्ट कर दिया है, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, और मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिया है, तो मेरे बच्चे फिर तो क्या होगा, फिर तो ये इंस्ट्रूमेंट आप होल्डर हो सकते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकते। याद रखोगे इस बात। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। ए ने सीधा अभी कुछ ट्रांजैक्शन ही हुई बी के साथ, और उसको एक प्रॉमिस नोट बना के दे रहा गिफ्ट के तौर, ऐसा नहीं होता। फॉर वैल्यू रिसीव्ड, हम लिखते हैं ना फॉर वैल्यू रिसीव्ड, अगर कुछ मिला है तो इंस्ट्रूमेंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हाँ, आगे उसने कुछ वैल्यू, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से उधार पे कुछ खरीदा था, मिस्टर बी को एक इंस्ट्रूमेंट बना के दे दिया, 1 लाख रुपए का उधार पे खरीदा था और इंस्ट्रूमेंट बना के दे दिया। बी ने आगे इंस्ट्रूमेंट सी को गिफ्ट कर दिया, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन मिस्टर सी क्या कुछ दे के मिस्टर बी से इंस्ट्रूमेंट लिया है मिस्टर सी ने? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जस्ट होल्डर हो सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि होल्डर में एक खामी होती है। होल्डर पिछली सारी पार्टीज पे केस नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे अगर किसी को गिफ्ट में इंस्ट्रूमेंट मिले, जिससे मिला है उस पर केस नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसको क्या दिया उसने जो केस करेगा है। कल मिस्टर सी मिस्टर बी पे केस नहीं कर सकता, कहेगा वाह भाई फ्री में गिफ्ट लेकर फिर रहा और उसके ऊपर भी केस। याद रखोगे मेरी बात। हाँ, ये मिस्टर सी ए पर केस कर सकता, याद रखोगे इस बात को। तो याद रखना, ये अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना चाहते हो, तो जितने का इंस्ट्रूमेंट लिया है उतने बराबर की चीज आपने दी है। अगर उससे इंस्ट्रूमेंट 1 लाख का ले लिया और चीज आपने 50,000 की दी है उसको, तो याद रखना आप होल्डर तो हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, याद रखोगे। और उसके बाद बिफोर मैच्योरिटी, आप इंस्ट्रूमेंट के मालिक बने हो बिफोर मैच्योरिटी। याद है हमने डिस्कस किया था, मान लो कि आज की तारीख में मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए का उधार पे कुछ खरीदा मिस्टर बी से, और एक इंस्ट्रूमेंट बना के दे दिया। उसपे आज की तारीख क्या बोला, फिर या तो भूल जाता हूँ यार मैं, 20 फरवरी 2024, और नीचे उसने लिखा 1 मंथ आफ्टर डेट, आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू बी आर हिज ऑर्डर। ये लिखकर उसने साइन करके मिस्टर ए ने किसको दे दिया इंस्ट्रूमेंट, बी को। अच्छा, बी ने कुछ उधार पे खरीदा मिस्टर सी से। पहले तो मुझे बताओ इस इंस्ट्रूमेंट की डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या बोला, 21 मार्च, पता नहीं पी के बैठे हुए, 20 फरवरी को बना 1 मंथ आफ्टर डेट, तो डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या बना, 21 मार्च।
अच्छा, मिस्टर बी ने ना आगे मिस्टर सी से उधार पे कुछ खरीदा है, और ये खरीदा है 29 फरवरी को, और ये इंस्ट्रूमेंट बी ने सी को दे दिया। बाकी भी सारी कंडीशन पूरी थी, वैल्यूएबल कंसिडरेशन दी उसने, वो सारा कुछ पूरा है। तो मिस्टर सी क्या बिफोर मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है मिस्टर सी को? तो मिस्टर सी ये बिफोर मैच्योरिटी वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, अगर बाकी चारों कंडीशन भी पूरी है। मिस्टर सी ने आगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया मिस्टर डी को, और ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया 15 मार्च को, जब बिफोर मैच्योरिटी मिस्टर डी के पास आ रहा है। और या 15 मार्च क्या है, 21 मार्च है डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो 15 मार्च बिफोर मैच्योरिटी। अगर बाकी चारों कंडीशन भी पूरी है और ये मैच्योरिटी वाली भी है, तो मिस्टर डी क्या होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। मिस्टर डी ने आगे इंस्ट्रूमेंट दिया मिस्टर ई को, और ये मिस्टर ई को इंस्ट्रूमेंट दिया उसने 25 मार्च को, बिफोर मैच्योरिटी आफ्टर मैच्योरिटी। अब मिस्टर ई होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं। याद रखोगे इस बात को, यानी कि बिफोर मैच्योरिटी आप इंस्ट्रूमेंट के मालिक बने हो। अगर मैच्योरिटी के बाद इंस्ट्रूमेंट के मालिक बने हो तो पेमेंट तब भी रिकवर कर सकते हो, लेकिन तब अगर मेरे बच्चे आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेंगे। और आपको पता है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स उतना उतना अच्छा नहीं होता जितना होल्डर इन सॉरी होल्डर उतना अच्छा नहीं होता जितना होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। कंप्लीट एंड रेगुलर, इसमें तो मेरे बच्चे आपको बताया था वो सारे के सारे, वो जो पीछे आप एसेंशियल पढ़ के आए, सारे एसेंशियल जितने भी एसेंशियल आप पीछे पढ़ के, सारे एसेंशियल पूरे होने चाहिए। तो तब कहेंगे कंप्लीट एंड रेगुलर है, मेकर ने साइन किया हो, पार्टी सर्टन हो, सब कुछ जो पीछे आप पढ़ के आए। और होल्डर इन गुड फेथ हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए ने अगर इंस्ट्रूमेंट दिया मिस्टर बी को, मिस्टर बी से इंस्ट्रूमेंट चोरी कर लिया मिस्टर सी ने, ये चोर है, और मिस्टर सी आगे इंस्ट्रूमेंट दे रहा है मिस्टर डी को, और मिस्टर डी को शक पड़ रहा है कि यार मिस्टर सी इसका मालिक नहीं। इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, इन गुड फेथ विदाउट सस्पेशन, उसको शक भी ना पड़ा हो कि मिस्टर सी चोर है, उसे ईमानदारी से उसको यही लग रहा हो मिस्टर सी ही इसका मालिक है। अगर उसको शक भी पड़ा ना, यार ये मिस्टर सी ये इंस्ट्रूमेंट और इसकी शक्ल आपस में मैच नहीं कर रही, इस शक के साथ भी उसने इंस्ट्रूमेंट ले लिया कि यार ये लग नहीं रहा ये मालिक, लेकिन खैर है मुझे क्या है इससे। तो फिर मेरे बच्चे वो होल्डर तो हो सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकता बगैर शक व शुबे के, कि जिस बंदे से ले रहा हो वो उसको पता हो कि ये बंदा मालिक है, यही मालिक है, 100% उसको यकीन हो, जरा शक ना हो, तो फिर होल्डर बनेगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा। बेटा टर्म मटीरियल अल्ट्रेशन याद करो, हमने डिस्कस किया था कि पेपर में पूछेगा आपसे कि मटीरियल अल्ट्रेशन बताओ क्या होती है। तो मटीरियल अल्ट्रेशन का मतलब क्या है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और मैंने कहा था इसको चाहे छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख दीजिएगा, है मटीरियल अल्ट्रेशन में क्या कुछ शामिल होगा, अगर आपने तारीख चेंज कर दे, है लिखा होता था, चलें इस तरह पहले बना लो 3 मंथ, चलें यहाँ पे हमने लिख दिया 20 फरवरी 2024, और नीचे लिख दिया 1 मंथ आफ्टर, चलें इस तरह नीचे कर लो 6 मंथ आफ्टर डेट, 6 मंथ आफ्टर डेट। अमाउंट है मेरे बच्चे ये 1 लाख रुपए की, और साइन हो गया सारा कुछ। तो मटीरियल अल्ट्रेशन क्या होगी, तारीख चेंज कर दो, 20 फरवरी लिखा हुआ, आप क्या कर दो, इसको 20 जनवरी कर दो पकड़ के। उसके बाद दिस सम पेबल, जो अमाउंट है इसको चेंज कर दो। द टाइम ऑफ पेमेंट 6 मंथ लिखा हुआ, इसको 1 मंथ कर दो। द प्लेस ऑफ पेमेंट लिखा हुआ था इन लाहौर, आप इसको इन कराची कर दो। एंड वेयर एनी सच इंस्ट्रूमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड जनरली, और ये मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर इस तरह मिस्टर ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया था ये मिस्टर बी को, ये इंस्ट्रूमेंट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बना के दिया था, मिस्टर बी ने आगे सी को देते हुए इस तरह की कोई चेंज कर दी जो अभी हमने पढ़ी है, तो मिस्टर सी को चाहिए इस इंस्ट्रूमेंट को उस वक्त तक एक्सेप्ट ना करे जब तक पिछली पार्टीज, अगर एक है या एक से ज्यादा है, सबसे अप्रूव ना करवा ले। उसको कहे पिछली सारी पार्टी से पहले साइन करवाओ। अगर उसने साइन किए बगैर, पिछली पार्टी से कंफर्म किए बगैर, उनकी असेंट हासिल किए बगैर मिस्टर सी ने इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट कर दिया, तो याद रखना ये इंस्ट्रूमेंट अब बी और सी के दरमियान है, पिछली पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। याद रखोगे इस बात को। तो ये मेरे बच्चे समझ लो, मिस्टर बी ने नया इंस्ट्रूमेंट इश्यू करके सी को दिया है, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पिछली पार्टी जिम्मेदार नहीं है, अनलेस कि उनसे आप असेंट हासिल कर लें। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में फर्क क्या है, हमने डिस्कस किया था। होल्डर वो बंदा जो इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखता था, पेमेंट रिकवर कर सकता हूं, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए 5 कंडीशन है। उसके बाद कंसिडरेशन नेसेसरी है नहीं, जैसे मिस्टर ए ने एक प्रॉमिस नोट दिया मिस्टर बी को, मिस्टर बी मर गया, मिस्टर बी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी चली गई उसके बच्चे सी के पास, तो मिस्टर सी ने तो कुछ नहीं दिया, उसको तो वैसे ही मिल गया बैठे बैठे। तो इसके लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी, लेकिन आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है, और बल्कि वो पूरी भी हो जितना आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो। और होल्डर राइट टू सू, होल्डर में नॉट सू ऑल प्राइवेट पार्टीज है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको गिफ्ट में इंस्ट्रूमेंट मिला है तो आप पिछली पार्टी पे केस नहीं कर सकते हैं, उससे पिछली पार्टीज पे कर सकते हैं, क्योंकि आपने बगैर कुछ लिए दिए उसे इंस्ट्रूमेंट लिया है। लेकिन मेरे बच्चे होल्डर इन ड्यू कोर्स पिछली सारी पार्टीज पे केस कर सकता है,
क्योंकि इसने कौन सा गिफ्ट में लिया है, इसने तो कंसिडरेशन भी पे की है, वो रिक्वायरमेंट है उसकी बनने के लिए। और होल्डर इन गुड फेथ, यानी कि इसका गुड फेथ, अगर शक के साथ इंस्ट्रूमेंट पकड़ लोगे आप होल्डर हो सकते हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो, ये बगैर शक के इंस्ट्रूमेंट लेना होगा। और कोई डिफेक्ट हो, द होल्डर में नॉट गेट टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। लेकिन मेरे बच्चे अगर कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, अगर पीछे कोई डिफेक्ट हो भी तो मेरे बच्चे इसके हाथ में आती सब बुराइयों से पाक हो जाएगा। अगर होल्डर हो सकता है, अगर कोई पीछे बुराई हो तो इसमें भी इसके पास भी आए। और ये बिफोर मेच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट, ये आफ्टर मेच्योरिटी ले लो इंस्ट्रूमेंट तो आप होल्डर होंगे, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए इंस्ट्रूमेंट हमेशा बिफोर मेच्योरिटी ही लेना पड़ेगा। ये डिफरेंस याद रखिएगा मेरे बच्चे। आगे नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, साइन करके यानी कि ट्रांसफर करना इंस्ट्रूमेंट, बजाय क्या है ट्रांसफर करना। अगर तो बेरर इंस्ट्रूमेंट हो तो फिर क्या कर दो, सिर्फ ट्रांसफर कर दो। लेकिन अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो फिर इंडोर्समेंट करनी पड़ेगी। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, साइन करके इंस्ट्रूमेंट देना। मैं ये नहीं कह रहा अगली पार्टी का नाम भी लिखो, नहीं नहीं, मतलब अगर तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आप अपने लिहाज से देखिएगा, और उसके ऊपर आपका नाम नहीं लिखा हुआ, बेरर है, आप आगे देना चाहते हो तो जस्ट डिलीवर कर दो। लेकिन आपके पास इंस्ट्रूमेंट है और उसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, अब आपको इंस्ट्रूमेंट आगे देते हुए साइन करके देना पड़ेगा। अब जिसको आगे दिया उसका नाम नहीं लिखा आपने, उसके हाथ में क्या होगा, अगेन बेरर, तो फिर उसको आगे देते हुए साइन करके देने की जरूरत नहीं, वैसे डिलीवर कर दे। लेकिन अगर आपने जिसको दिया था उसका साइन नाम लिख कर दिया है उसको, उसके हाथ में फिर क्या है, ऑर्डर, उसको आगे साइन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडोर्स करना पड़ेगा। इंडोर्स का मतलब ही क्या है, साइन करके इंस्ट्रूमेंट आगे दे। याद रखोगे इस बात को। एसेंशियल तो वैलिड इंडोर्समेंट, भाई इंडोर्समेंट होगी क्या, इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड के ऊपर जो उसका पिछला हिस्सा होगा उसमें आप लोगों के नाम रखते जाएं और आगे इंडोर्स करते हैं। लेकिन वो कहता है कि अगर वो सारा जगह फुल हो जाए, फ्रंट पे भी कोई जगह ना बचे, इंस्ट्रूमेंट पे जगह है ही नहीं आगे साइन करके देने के लिए, तो कहता है एक और पेज साथ अटैच कर दें, उसका नाम क्या होगा, लॉन्च। और उसके कहता है जब आप इंडोर्स कर रहे हैं उसके लिए खास अल्फाजों की जरूरत नहीं होती है। बस जैसे मैं क्या कर रहा था, ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, और बी ए ने बना के इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, बी आगे सी को देना चाह रहा था, मैं क्या कैसे करता हूँ, इंडोर्स टू लिखकर सी लिख के बस बी के साइन कर दो, इट्स ओके। खाली सी लिख दो और बी साइन कर दे आपने, इट्स ओके। या पूरे अल्फाज लिखना चाहे, कहानियां लिखना चाहे तो वो भी उसकी मर्जी। वो आपको कहते हैं हमने अल्फाज कुछ नहीं बता रखे कि इंडोर्स करते हुए खास अल्फाज इस्तेमाल करें। एक पेमेंट इन ड्यू कोर्स, इसका मतलब क्या है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स आखिरी एक छोटा सा टॉपिक है। जो अपेरेंट टेन्योर, जो अपेरेंट, जो जिस तरह इंस्ट्रूमेंट, जिस बंदे का नाम लिखा हो, जो टाइम हो, जितनी अमाउंट हो, उन चीजों के मुताबिक जब आप पेमेंट कर रहे हो तो इसको कहते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। लेकिन अगर नाम लिखा हो एक और पेमेंट कर रहे हो बी को, अमाउंट लिखी हुई थी 50,000, पेमेंट कर रहे हो 40,000, तो अब लिखा हुआ था 6 मंथ आफ्टर डेट और अभी बना ही इंस्ट्रूमेंट 2 महीने बाद पेमेंट कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। याद रखोगे इस बात को।